This call is now being recorded. लिट वेब की वेबिनार श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा लिट वेब की कन्वीनर डॉक्टर उषा साहनी से, जो मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में व्याख्याता हैं और साहित्य की विभिन्न विधाओं में पिछले कुछ समय से नियमित रूप से लिख रही हैं। हाल ही में आपकी एक काव्य कविताओं का संकलन और एक कथा संकलन प्रकाशित हुआ और एक पुस्तक साहित्य, मीडिया और उससे जुड़े हुए अलग अलग पक्षों पर केंद्रित आलेखों का संकलन भी प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस आयोजन का शुभारंभ करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। मां शारदे के श्री चरणों में नमन करने हेतु 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। सरस्वती वंदना के इस सुमधुर प्रस्तुति के साथ ही इस आयोजन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पुनः डॉक्टर साहनी से अनुरोध है कि लिट वेब की स्थापना के पीछे जो हमारी उद्देश्य थे उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आज के आयोजन के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें। डॉक्टर उषा साहनी। पुनः धन्यवाद सर। हर्ष का विषय है कि हम अपनी ये दूसरी श्रृंखला की निरंतरता पहली श्रृंखला के सापेक्ष ही बना पा रहे हैं। पहली श्रृंखला जो कि कम्युनिकेशन टुडे के बैनर से जुड़ी हुई है, जिसमें हम सभी पक्षों को जो कि मीडिया एजुकेशन से संबंधित हैं उन पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ यंग एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल्स जुड़ करके अपने भावों को, अपने विचारों को हमारे साथ साझा करते आए हैं। इसे हमने इस श्रृंखला को लिट वेब, इसका नाम हमने लिटरेचर वेबिनार सीरीज रखा, क्योंकि हमने इस बात पर ध्यान दिया कि जब जीवन है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जीवन से जुड़ी हुई हैं और जीवन बिना साहित्य अधूरा है, बिना मनोरंजन अधूरा है, बिना उन विषयों के अधूरा है जो हमारे को समाज से और व्यक्ति विशेष से जोड़ता है। इस लिट वेब की जो संकल्पना रही, आज हम बेहद प्रसन्न हैं इस बात के लिए कि उसमें इतने प्रभावी युवा हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिभाओं को इस मंच से प्रदर्शित कर पा रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है ये। पहली वेबिनार हमने बाल साहित्यकार स्वास्तिक साहनी के प्रथम नॉवल स्ट्रैंगल्ड थ्रेड्स के ऑनलाइन रिलीज से की थी। बीच में हमने एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर केजी सुरेश, जो कि वीसी पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनकी सुपुत्री ने प्रतिभाग किया और उनकी कविताएं जो अंग्रेजी में लिखी हुई हैं उनका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। तो इस तरह के प्रतिभाशाली युवा जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम प्रसन्न हैं और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह और भी युवा अपनी अपनी प्रतिभाओं को लेकर हमारे इस मंच से जुड़ें। आज गौरवान्वित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं एक बार पुनः
कि ये युवा फिल्म मेकर, because in today's scenario it is really important to understand the technology. So this time we have Mohnish Swami, who is very young, and he could develop such a wonderful documentary, that too touching the social issues, which is remarkable. First of all, I would bless you, beta. You have done a brilliant job. Thank you. And I wish that you keep on working in the same capacity, improving more and more, whereas it is very good that you have done, but always there is a scope that you can do far better with all such people who are here on this platform, those who are going to definitely bless you, guide you, and support you. And fortunate that we have Professor K.G. Suresh, we have Professor Om Thanvi ji, we have Professor Durga Prasad Agarwal ji, we have Professor Dr. Sangeeta Gupta ji, about whom I have heard that she's a brilliant literary writer also. And we have Avinash Tripathi ji, again, a brilliant person with his creativity. And also we have Upendra Sharma ji, who is a senior journalist and also a writer. So we are fortunate to have such speakers and such dignitaries to bless this young mind, and looking forward to have this platform decorated with such ignited minds always, today and always. So I welcome all of you. Rest, the detailed introduction will be provided by the convener, the chairperson of this webinar series, Professor Sanjeev Bhanawat, without whose guidance, उनके मार्गदर्शन और उनके सपोर्ट के बिना कोई भी सीरीज या कोई भी वेबिनार या कोई भी जुड़ाव मुमकिन नहीं है. मंच आपको सौंपती हूँ, प्रोफेसर भानावत. धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी. जैसा कि आपने बताया, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक विषयों पर केंद्रित लिट वेब की ये श्रृंखला अभी कुछ ही सप्ताह पूर्व हमने शुरू की, और इसके माध्यम से हमने कोशिश की कि जब ये शैक्षिक गतिविधियां कहीं थम सी गई हैं, तो हम कोशिश करें देश भर के रचनाधर्मी मित्र इस आयोजन के माध्यम से विभिन्न विषयों पर अपने विचार विनिमय की श्रृंखला की निरंतरता को बनाए रखें. उसी क्रम में आज ये महत्वपूर्ण आयोजन है जब हमारा अभिन्न मित्र महेश स्वामी, जिनके साथ लगभग 2.5 दशक का संबंध व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वयं का रहा है, उनके पुत्र, जिसको हमने एक तरह से आंखों के आगे बड़े होते हुए देखा है, आज किस तरह से उसने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के बल पर अपना पहला एक वृत्तचित्र निर्मित किया है. और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस लिट वेब मंच को ये अवसर दिया है कि हम ऐसे एक युवा फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री मेकर की डॉक्यूमेंट्री को, उसके वृत्तचित्र को अपने इस मंच के सामने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय में, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम ने सारी भौगोलिक दूरियों को तोड़ दिया है, तो इस मंच के माध्यम से हम इस युवा रचनाकार की इस रचनाधर्मी जो ये प्रयोग किया है, इसको लोगों के सामने ला सके. मोहनीश मात्र 20 वर्ष की आयु, बीएससी सिनेमा के विद्यार्थी, नोएडा से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. और इस पेंडेमिक के दौर का इससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है, जहां उन्होंने अपने समय का उपयोग इस प्रयोग को पूरा करने में किया है, जिसके बारे में हमारे जो विशेषज्ञ आज हैं वो विस्तार से बात करेंगे. आज जैसा डॉक्टर उषा ने बताया कि हमारे बीच में पत्रकारिता, मीडिया और साहित्य के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, जिनका भाई महेश स्वामी के साथ भी गहरा संबंध रहा है, और उन्होंने मोहनीश की इस पूरी फिल्म को, उसके इस वृत्तचित्र को पूरा देखा है. तो उनकी उन अनुभूतियां आशीर्वचन के रूप में आज हम उनके मुखारविंद से सुनेंगे. सबसे पहले इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, देश के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक,
साहित्यकर्मी, कलाधर्मी, संस्कृति पुरुष, थिएटर, सिनेमा, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, समाज विज्ञान, पर्यावरण, न जाने कितने क्षेत्रों के साथ जिनका गहरा संबंध रहा है। इन क्षेत्रों में लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं आदरणीय ओम थानवी जी को। ओम थानवी जी वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक कुलपति के रूप में राजस्थान की पत्रकारिता शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर है। आदरणीय थानवी जी का 4 दशक से अधिक समय का पत्रकारिता का करियर रहा है। इस दौरान नानाविध विषयों पर वो निरंतर लिखते रहे हैं, टीवी चैनल्स के माध्यम से अपनी बातों को कहते रहे हैं और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भी आपकी उस एक जो विचार परंपरा है, जो आपकी एक मौलिक विचारधारा है विभिन्न विषयों पर, उसके माध्यम से भी हम शेयर करते रहे हैं। थानवी जी तो पत्रकारिता का करियर, जो जन्म आपका मूलतः है जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव से आपने अपनी जीवन यात्रा शुरू की, लेकिन करियर के रूप में बीकानेर के कुछ स्थानीय पत्रों से आपने शुरुआत की। उसके बाद रविवार जैसे एक राष्ट्रीय पत्रिका से आप जुड़ते हैं और कालांतर में राजस्थान का प्रमुख पत्र राजस्थान पत्रिका और इतवारी पत्रिका, जो उनका एक सिस्टर पब्लिकेशन था, उसके साथ लगभग 1 दशक की आपकी पारी रही और न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश विदेश से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर आप उस अखबार के माध्यम से उन मुद्दों को आगे लाते रहे। उसके बाद आपने जनसत्ता ज्वाइन किया, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का समाचार पत्र, उसके साथ लगभग 2.5-3 दशक की आपकी पारी रही और चंडीगढ़ और दिल्ली संस्करणों के आप संपादक भी रहे। जनसत्ता से सेवानिवृत्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में आप प्रोफेसर के रूप में वहां क्लासेस लेते रहे और इस दौरान अपने करियर में देश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में नाम लूंगा तो शायद एक बहुत लंबी सूची हो जाएगी, लेकिन यह मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि देश के लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जितने भी प्रमुख जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उन सब में आपके व्याख्यान होते रहे हैं और उनके साथ विभिन्न कैपेसिटी में आप जुड़े रहे हैं। देश दुनिया के 50 राज्यों में, शहरों में आपको जाने का मौका मिला, देशों में जाने को आपको भ्रमण करने का मौका मिला। अमेरिका, जापान, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इंग्लैंड, न जाने कितने देशों के अनेक विश्वविद्यालयों में, अकादमिक संस्थानों से आप जुड़े रहे और वहां भी आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में संबोधित किया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, उसके भी आप सदस्य रहे। यूनाइटेड नेशन, प्रोफेसर भानावत, आप सुन पा रहे हैं तो वापस से रिकनेक्ट करिए, आपका ऑडियो चला गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट भानावत सर इज ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। प्लीज हैव पेशेंस। क्षमा चाहता हूं, कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया। कंटिन्यू करिए सर। तो थानवी जी ने इस तरह के अनेक जो महत्वपूर्ण हमारे देश की एजेंसीज हैं उनके साथ भी काम किया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, यूएन, यूनाइटेड नेशंस की जो अर्थ समिट हुई थी, उसके साथ आप जुड़े रहे। तो आपका जो बहुआयामी एक अनुभव रहा है, तो उम्मीद करते हैं आज मोनीश को ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व जो हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्रोफेसर थानवी जी, वो अपने आशीर्वचन के स्वरूप में मोहनीश को अपना आशीर्वाद देंगे। श्रद्धेय थानवी जी। सर थानवी सर हैं? हेलो। हाँ सर,
I can see him there in the list. सर का माइक ऑफ है। हो गया सर, मैं ऑन हो माफी गया। चाहता हूँ, कुछ तकनीकी व्यवधान ये था कि आवाज आप तक नहीं पहुंची क्योंकि माइक की ऑफ था। मैं ये कह रहा था कि भानावत जी का मैं आभार मानता हूँ, इतना लंबा परिचय मेरा न देते और तो हम लोग ज़्यादा जो है वो मोनीश की फिल्म पर बात करते, उसके काम पे बात करते। फिर भी मैं प्रोफेसर के.जी. सुरेश, प्रोफेसर अग्रवाल, महेश जी, किरण जी, बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। और मोहनीश ने जो काम किया, एक लंबी डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली, बल्कि कहना चाहिए कि एक तरह का कोलाज जो है वो पर्यावरण और ग्रीन हाउस गैसेज और वीगनिज्म और इतना उसका दायरा व्यापक है, उसको देखते हुए उसकी प्रतिभा का अंदाजा हम लगा सकते हैं। हालांकि मेरा अभी मानना है कि इस उम्र में काम करते रहने देना चाहिए और वो काम चुपचाप हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये दौर जो है, उम्र 20 साल की कम नहीं होती है। 20 साल की उम्र में जो है वो इतना गहराई से सोचना और खासकर ऐसे विषय के बारे में जो मोनीश ने उठाया, वो महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे और बहुत सारे विषय मोनीश को उठाना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। मैं फिल्म के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि वो उस फिल्म में हमारे देश का शाकाहार जो भारत की तो पहचान रही है, और उसके बाद वीगनिज्म जो है, मुझको तो बहुत पहले अंदाज नहीं था। कोई 20 साल पहले मैं जब इटली गया हुआ था और मुझे बड़ा लगता था कि मैं बहुत ही विशुद्ध शाकाहारी हूँ, क्योंकि मैं तो प्याज भी नहीं खाता हूँ, तो हमें लगता था कि शाकाहारियों में भी मैं ज़्यादा शाकाहारी हूँ। लेकिन वहाँ जाके मुझको शर्मिंदा होना पड़ा जब मैंने पाया कि वहाँ ये वीगन आंदोलन चल रहा है, जो हमारे यहाँ तो मैंने उसके बारे में सुना नहीं था कि लोग दूध के भी उत्पाद जो हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, चमड़े का प्रयोग भी नहीं करते हैं, तो उनको सलाम करने को मन हुआ। और मोहनीश की फिल्म से मुझको अंदाजा हुआ कि हमारे यहाँ भी कितना उसका प्रभाव है, इसका भी मुझको बहुत अंदाजा नहीं था कि हमारे यहाँ, क्योंकि अभी शाकाहार को लेके भी लोगों में बड़ी बहस और दुविधा चलती रहती है। तो उसमें अगर वीगन विचार हमारे यहाँ आ गया और बहुत से लोग उसका पालन कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ी जानकारी की तरह चीज सामने आई है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, मैंने कहा कि मुझको कहीं पे जाना था, इसलिए मुझको पहले अगर आप मौका दें, मैं ये कहना चाहूँगा कि शाकाहार का मामला और खासकर पर्यावरण के मामले में और ग्रीन हाउस गैसों के मामले में उस सबको जोड़ करके जिस तरह से मोहनीश ने हमारे सामने रखा है, उस चीज़ों को और गहराई से देखने की ज़रूरत है। शाकाहार सिर्फ एक खाद्य रुचि का मामला नहीं है। शाकाहार सीधे सीधे अहिंसा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको बहुत उस तरह से कट्टरता से नहीं लिया जा सकता है। मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन किसी के मांसाहारी होने को मैं चुनौती नहीं देना चाहता हूँ। यानी लोकतंत्र में जिस तरह से ये होता है कि आप दूसरे के विचारों की रक्षा करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति की भी रक्षा करते हैं, तो उसके खान पान की भी हम रक्षा करते हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं कि शाकाहार अच्छी चीज़ है और वीगन अगर कोई व्यक्ति है, तो जैसा उन्होंने पूरी फिल्म में इसके बारे में बताया है और बड़े बड़े वैज्ञानिक समझ का निरूपण करते हुए फिल्म में बताया है कि किस तरीके से इसके लाभ हो सकते हैं। लेकिन वो जो लाभ हैं वो निश्चय ही सभ्यता को मिलते हैं अगर लोग इतने सरोकारों के साथ सोचते हैं। मैंने संयुक्त राष्ट्र की बहुत सी संगोष्ठियों में हिस्सा लिया है जो पर्यावरण पर केंद्रित थी, और उनमें अनिवार्य तौर पे शाकाहार की बात भी होती है, वीगन आंदोलन की बात भी होती है। लेकिन मैं वहाँ पर भी इस बात को कह के आया हूँ, यहाँ पर भी कहता हूँ कि शाकाहार और अहिंसा, गांधी जी का स्मरण तो ऐसे मौके पे अगर हम ना करें तो जाती होगी। उन्होंने जितना शाकाहार के प्रचार के लिए कार्य किया, कम लोगों ने किया होगा। तो शाकाहार जो है वो एक तरह से अहिंसा से जुड़ा हुआ है, लेकिन
अहिंसा के भी कई रूप हैं। मोहनीश ने अपनी फिल्म में जिन लोगों का हवाला दिया है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वीगन डाइट का, वीगन खाद्य आहार का निर्वाह करते हैं, लेकिन मैं पाता हूं कि कई बार जीवन में उनके जो रूप देखने में आते हैं, हम अगर कोई व्यक्ति सचमुच अपनी आत्मा से अहिंसा की तरफ है और शाकाहार को एक मूल्य मान करके चलता है, तो जीवन में भी वो चीज उतरनी चाहिए। तो कंगना रनौत का नाम जिक्र उन्होंने किया है, तो जिस तरह से हाल के दौर में उनका रूप मैंने देखा, या उन्होंने मेनका गांधी का जिक्र भी किया है। हम लोग जानते हैं कि वो बरसों से आंदोलन करती हैं, लेकिन जब स्त्रियों के ऊपर जुल्म की बात आती है, या किसानों के ऊपर जुल्म की बात आती है, या लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की बात आती है, तो उन लोगों को उस वक्त भी उतना ही मानवीय जाहिर होना चाहिए। सिर्फ शाकाहार या पशुओं की बात है उतना ही नहीं, क्योंकि ये एक पूरा समग्र दृष्टिकोण है जो झलकना चाहिए आपके व्यक्तित्व में। तो शाकाहार या वीगन ये एक विचार पद्धति है, लेकिन एक बड़े विचार पद्धति या सरोकारों का एक हिस्सा मात्र है। वो सिर्फ एक खाने की आपकी रुचि का मामला नहीं है। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा, वो एक विचार है, और अगर आप एक विचार को लेकर के चलते हैं और विचार आपके जीवन में उतरता है, तो उस विचार की कई छायाएं, कई छवियां वो बहुत दूर तक जाती हैं, और वो हर तरफ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और आपका व्यक्तित्व भी उन चीज़ों को जोड़ते हुए और उनका निर्वाह करते हुए नजर आना चाहिए। मोहनीश को मेरी पूरी शुभाशंसा है, शुभकामना है कि काम करें और इस तरह के मुद्दे उठा के काम करें, जिसको हम सरोकारी काम कहते हैं। सरोकारी साहित्य होता है, सरोकारी पत्रकारिता भी होती है, और सरोकारी फिल्मांकन भी होता है। आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जो किसी के जूते बेचने के लिए काम आता है, कहीं पे किसी का टूथपेस्ट बेचने के लिए काम आता है, यानी जो विज्ञापन बनाने के लिए लोग फिल्में बनाते हैं। और एक तरफ आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जो लोगों के जीवन को बदल सकती है, लोगों के विचार को बदल सकती है। ये जो सरोकारी काम आपने चुना है, इस काम को आप इसका निर्वाह करते रहिए, इसको पकड़ के रखिए और इसमें काम करते चले जाइए। अभी आप इसमें न पढ़ें तो अच्छा है कि आपकी लोग कितनी तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है ये इस चीज़ की। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि तारीफ से ज़्यादा जो अगर आलोचना करने वाले आपको मिलें, जो आसानी से नहीं मिलेंगे, वो बेहतर होते हैं। निंदक नीरे राखिए हम लोग कहते हैं, तो निंदक नीरे राखिए। ऐसे लोग जो आपकी आलोचना करें वो आपके सामने रहने चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके काम की आलोचना करें। और अगर आप अलग से मुझे मिलेंगे तो आपकी फिल्म के बारे में मैं कुछ और ऐसे पहलुओं के बारे में बता सकता हूं जिनको आप टाल सकते थे और फिल्म को थोड़ा छोटा रख सकते थे। एक ही जगह दो फिल्में भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ आप एक फिल्म में समेट लें। पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने उसमें मेहनत की है और उसमें आपने दुनिया भर की सामग्री जो है उसको जुटाने की चेष्टा की है, और एक तरीके से उसका कोलाज जो है वो इसमें बनता है, और उससे एक दृष्टि जो है, एक विजन जरूर सामने आता है, जिसको सामने लाने का शायद आपका लक्ष्य था। उसमें आप सफल रहे और आगे आप चाहे कम ड्यूरेशन की अवधि की फिल्में हों बनाएं, लेकिन इस तरह से सरोकार जो आपने जाहिर किया है, अभी ये सरोकार शाकाहार को लेकर के है, अहिंसा को लेकर के है, पर्यावरण को लेकर के है। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह के फिल्मकारों की तरफ मुँह जो की देखती हैं कि वो इस तरह से उन मुद्दों को, सरोकार वाले मुद्दों को पर्दे पर लेकर के आएंगे। आप उसमें महत्वपूर्ण काम कर सकें, आगे बढ़ सकें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको बधाई, धन्यवाद। एक 20 वर्षीय युवा किस तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके शाकाहार आंदोलन में सहभागी हो सकता है अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। आदरणीय थानवी जी ने शाकाहार अहिंसा को जोड़ते हुए पूरे उस भारतीय परंपरा की ओर संकेत करते हुए उसके उन वैश्विक संदर्भों को आपके सामने रखा। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मोहनीश को दिए कि किस तरह से भविष्य में जब ये और काम करें
तो किन सावधानियों को रखते हुए और आलोचनाओं से निर्लिप्त रहते हुए सतत अपने कर्म साधना में जुटे रहें, शायद एक युवा रचनाकार के लिए, युवा फिल्म मेकर के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है कि वो निर्लिप्त भाव से अपना काम करते रहे, और जब काम करेंगे तो आलोचनाएं भी मिलेगी, प्रशंसा भी होती रहेगी, ये लगातार चलते रहेंगे, और उन जो सुझाव मिलते हैं, आलोचनाएं मिलती हैं, उनसे वो और अपने आप को इम्प्रूव करें। हम आभार प्रकट करते हैं थानवी जी का कि उन्होंने उस पूरी फिल्म को इतनी गंभीरता के साथ देखा और उस पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमारे इस युवा रचनाकार को आज आपने आशीर्वाद दिया, प्रोत्साहन दिया। मैं आमंत्रित करूंगा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी को, जिनके साथ लगभग 1 दशक का हमारा एक व्यक्तिगत सानिध्य रहा है। हमारे अनेक मंचों पर फिजिकली और ऑनलाइन आपका सतत सानिध्य हमको मिलता रहा है। भारतीय जनसंचार संस्थान के डीजी के रूप में आपने कई नए प्रयोग किए, नए पाठ्यक्रम संचालित किए। संस्कृत पत्रकारिता और मराठी पत्रकारिता जैसे पाठ्यक्रम आपकी देन है। आईआईएमसी को विश्वविद्यालय बनाने का सपना आपने देखा और आपके कार्यकाल में कमेटी आती है, अपने रिकमेंडेशंस दी, और उम्मीद करते हैं कि जो पौधा आपने लगाने या जो बीज आपने एक तरह से बोया था वो एक विश्वविद्यालय के रूप में पल्लवित हो पाएगा। शिक्षा में जुड़ने से पूर्व आपका भी मीडिया में व्यापक अनुभव रहा है। पीटीआई के माध्यम से आपने अपना करियर की शुरुआत की और दूरदर्शन के साथ रहे। दूरदर्शन के जब सलाहकार संपादक के रूप में थे तो वहां भी आपने स्लो स्पीड बुलेटिन जैसे अनेक नए प्रयोग किए। के जी सुरेश जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह बोलते और लिखते हैं। के जी सुरेश जी ने मीडिया में रहते हुए देश विदेश की अनेक यात्राएं की, अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को आपने निकटता से देखा और अपने संचार माध्यम से उसको रिपोर्ट भी किया है। हिंदी, ये भी आज बड़ा संयोग है कि हमारे बीच में 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं, थानवी जी और के जी सुरेश जी, दोनों ही गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति ने पत्रकारिता की महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया है। के जी सुरेश जी, जैसा मैंने कहा पहले भी, इस मंच से मैंने कई बार कहा है कि इस तरह के प्रशासक हैं जो कभी अपने कमरे में बैठ करके प्रशासन नहीं चलाया, वो हमेशा कुछ नया सोचते रहे और उसे क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहे। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में अभी ज्वाइन करते ही आपने कुछ नई घोषणाएं की, किस तरह से राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे, और आज भी एक आपके विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वेब कन्वेंशन है, उसके बीच में से आपने समय निकालकर, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि युवाओं को प्रेरणा देने की दिशा में वो सतत तत्पर रहे हैं। और जैसा डॉक्टर उषा ने कहा कि स्वास्थ्य का जो उपन्यास था, अंग्रेजी में पहला उपन्यास, मात्र 16-17 वर्ष की उम्र में उसने लिखा, उसके लोकार्पण में भी आप सम्मिलित थे और हमारे इस अनुरोध को आपने स्वीकार किया कि आज मोहनीश को भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आप इतने महत्वपूर्ण कन्वेंशन के बीच में से समय चुरा करके कुछ देर के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं भाई के जी सुरेश जी को वे इस अवसर पर अपना भी आशीर्वाद मोहनीश स्वामी को दे। के जी सुरेश जी। धन्यवाद भानावत जी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। जी जी, धन्यवाद भानावत जी। आदरणीय ओम थानवी जी, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, संगीता गुप्ता जी, उपेंद्र शर्मा जी, अविनाश त्रिपाठी जी, उषा साहनी जी, महेश स्वामी जी मेरे मित्र, और आज के उत्सव मूर्ति मोहनीश। सबसे पहले तो मैं भानावत जी आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने वेब कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से आपने कई पुराने मित्रों से मिलवाया। थानवी जी के साथ लगभग 5 साल बाद हम एक पैनल में साथ में आ रहे हैं। हम लोग 2015 में प्रेस क्लब में एक इमरजेंसी पे, आपातकाल के वर्षगांठ पे हम लोग, मैं, थानवी जी, रवीश, हम सब प्रेस क्लब के मंच में साथ में थे। उसके बाद मंच साझा करने का अवसर नहीं मिला और उसके बाद वो भी जयपुर चले गए और मैं पहले देहरादून और अब भोपाल आ गया हूं।
तो वेब के बहाने ही सही हम लोग साथ में मिले, बाकी सभी से भेंट होती रहती है बीच बीच में ऑनलाइन। और सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा मोहनीश को कि पिता के जो क्रिएटिविटी है उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो फोटो के दुनिया में जो चमत्कार किए उसको जो है फिल्म जगत में एक सार्थक प्रयास करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। लिटवेब इसलिए भी बधाई का पात्र है क्योंकि युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, ये कोई नामी गिरामी लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित नहीं कर रहा है जिस तरीके से आमतौर पर होता है। युवा प्रतिभा, चाहे वो स्वास्तिक हो या और अन्य युवा कलाकार हो, युवा लेखक हो, कवि हो, उन सबको आपने मंच प्रदान किया, खासकर कोविड के समय में जब सब हतोत्साहित महसूस कर रहे थे। मैंने भी मोहनीश के फिल्म देखी, 1 घंटे के करीब का फिल्म था, समय निकालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक बार देखना शुरू किया तो फिर जब तक पूरा नहीं देखा तब तक उसको रखा नहीं। वाकई काबिले तारीफ है कि एक युवक के मन में इतनी चिंताएं ग्लोबलाइजेशन को लेकर, वेगनिज्म को लेकर, वाकई इतना संवेदनशील आज का युवक हो सकता है क्या? हम लोग अक्सर कहते हैं कि आजकल के युवक जो है वो संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है, लेकिन स्वास्तिक और अब मोहनीश को देखने के बाद ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि वो न सिर्फ संवेदनशील हैं बल्कि सृजनात्मक भी हैं। उस संवेदनशीलता को सृजनात्मकता में परिवर्तित कर कर अपने संदेश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। हो सकता है कि मैं और आप, मैं भी शाकाहारी हूं वैसे, लेकिन हो सकता है कि मैं और आप, हम में से कुछ लोग शायद असहमत हो, लेकिन जिस परसुएसिव, अंग्रेजी में उसका शब्द है परसुएसिव आर्ग्यूमेंट से उन्होंने कोई एक फैनेटिक की तरह बात नहीं किया, उन्होंने एक डेमोक्रेट की तरह अपनी बात को रखा। ये मैं मानता हूं कि मोहनीश का एक बहुत, उन्होंने तथ्यों को सामने रखकर उन्होंने बात की। हां, जैसे आदरणीय थानवी जी ने कहा, बहुत गुंजाइश है, अभी तो युवक है। मैं तो मोहनीश से ये कहूंगा, मोहनीश अगले सीरीज में जो इसकी आलोचक हैं वेगन, उनका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करिए। वो लोग जो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर इतने भेड़ बकरी, इतने मुर्गियां, ये सारे पैदा हो जाएंगे, इतनी मछलियां सब हो जाएंगी, तो फिर दुनिया का क्या होगा? हैं, ये तो दुनिया को खा जाएंगे। वो मुझसे बहस करते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने तो छोड़ दिया, लेकिन ये बताइए कि अगर इन सबने छोड़ दिया तो इनका क्या होगा? दूसरी बात, सवाल ये उठाते हैं कि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां सर्दियां बहुत सर्दी है, मौसम की वजह से जो है उनकी मजबूरी है कि कुछ इस तरीके का खाना खाना है। कुछ जगह में कहते हैं और कुछ उपलब्ध ही नहीं है, वहां सबसे सस्ता जो है वो मांसाहार है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल है, क्योंकि आपने सबसे पहला लाइन ये पूछा कि सवाल उठना चाहिए, और वाकई एक पत्रकार के नाते मैं भी अपने, और पत्रकार के शिक्षक के नाते मैं भी यही कहता हूं कि सवाल उठाओ। क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत आवश्यक है। तो सवाल उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरों के सवाल का जवाब देना भी जरूरी है। तो खुद भी सवाल उठाइए और दूसरों के सवाल का भी जवाब दीजिए, यह प्रयास होना चाहिए। तब जाके उनकी जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, उनके जो मन में जो प्रश्न आता है कि अगर ऐसा आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका क्या, तो शंका निवारण भी बहुत आवश्यक है। तभी जाकर जो है आप उसको, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने साइंटिफिक तरीके से कहा, आपने कोई धार्मिक अपील नहीं की, आपने जो है कोई इमोशनल, भावनात्मक अपील नहीं की, आपने लॉजिक के आधार पर आपने जो है आपने अपनी बात को रखी। तो जब लॉजिक से आप बात करते हैं तो लोगों को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक्टिविस्ट मत बनो, फैक्टिविस्ट बनो। यह मेरा मूल मंत्र रहा है। आप एक्टिविज्म छोड़िए, फैक्टिविज्म पकड़ लीजिए। जब आप फैक्ट्स को सामने रखेंगे तो अपने आप जो आपके आलोचक हैं वो पीछे हो जाएंगे। लेकिन आप एक्टिविस्ट बनेंगे तो काउंटर एक्टिविज्म होगा। अच्छा, ये मीट का बैन मांग रहे हैं, तो फिर हम ये जवाब दे रहे हैं। आपने लोगों को, आपने बैन करने की बात नहीं की, आपने लोगों से कहा कि आपको छोड़ना है, और आपने ये कहा कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। और ये हमने देखा है कि चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में हो, इन सब विषयों पर बहुत वैश्विक स्तर पर चर्चा हुआ है। मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपने आने वाले जो भी इस तरह के काम हैं उसमें अपनी बात तो रखें जरूर, लेकिन प्रयास करें कि जो विशेषज्ञ हैं, जो इसके अथॉरिटीज हैं, आंकड़ों के आधार पर आंकड़े दिखाइए। आप उनका बाइट्स लीजिए, ताकि आपका जो है, आप तथ्यों के आधार पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च के शोध के आधार पर आप बात कर रहे हैं। आप सिर्फ रटी रटाई बात नहीं कर रहे हैं। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वेगन के बारे में बहुत बड़े बड़े वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों ने और अन्य लोगों ने इस विषय पर काफी बात की है। आपको उनको कोट करना है, आपको उनको दिखाना है। तो आपकी बात जो है ना, जब आप कहते हैं तो हो सकता है 4 लोग सब, अरे ये कल का बच्चा ये क्या हमें बताएगा। जब आप देश विदेश के दिग्गज लोगों को आप लाएंगे और वो जब बात को रखेंगे, आपके बात को जो है वो तायीद करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, एंडोर्स करेंगे, तब जो है आपकी बात, क्योंकि आपका उद्देश्य अपने लिए यश कमाना नहीं है। आपने खुद कहा है कि ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये कोई कमर्शियल नहीं है, ये आपने अपने प्रेफेस में कहा है। तो जब आपका उद्देश्य जो है वो सामाजिक उत्थान है, आपका उद्देश्य जो है समाज में परिवर्तन लाना है, सोच में परिवर्तन लाना है, तो उस दिशा में आप जितने लोगों को इस मुहिम में जोड़ सकते हैं, जितने लोग इस कार्य में काम कर रहे हैं, उनको आप अपने साथ रखें। बहुत सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। हो सकता है अलग अलग मोटिवेशन हो। कल मैं भोपाल के इर्द गिर्द एक छोटी जगह है, एक डैम है, केरवा डैम। तो मैं केरवा डैम में गया हुआ था, तो कुछ लड़के दीवार पर एक जय गुरुदेव के नाम पर पेंटिंग कर रहे थे कि शाकाहारी बनिए, मांसाहार छोड़िए, सब इस तरीके से लिख रहे थे। वो लोग भी काम कर रहे हैं इस दिशा में। हो सकता है कि उनका प्रेरणा का स्रोत कुछ और हो, लेकिन उद्देश्य एक है। तो ऐसे सभी के साथ मिलकर आप इसको एक जन आंदोलन में आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमसे असहमत नहीं है तो असहमति का उसको पूरा अधिकार है। हम एक लोकतंत्र में हैं, राइट टू फूड, आपका चॉइस है फूड, और आप जो भोजन लेना चाहते हैं उसकी आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन आप, अगर आपको विश्वास है कि ये आपके हित में नहीं है, तब आप उसको छोड़ सकते हैं। तो इस भावना से आपने भी फिल्म बनाई है, और मुझे भी विश्वास है कि उसी भावना से दर्शक भी उसको लेंगे। और आपके अंदर मैं बहुत एक अच्छा पोटेंशियल देख रहा हूं, एक अच्छे मूवी मेकर की, एक डॉक्यूमेंट्री मेकर की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक बहुत बड़ा आर्ट है जिसमें मैं समझता हूं कि अभी भी, जबकि बहुत सारा प्रयास प्रसार भारती ट्रस्ट के द्वारा, फिल्म डिवीजन के द्वारा, एनएफडीसी के द्वारा बहुत प्रयास जरूर इस दिशा में किए गए थे, कुछ एक बड़े नाम को छोड़कर डॉक्यूमेंट्री एज एन आर्ट पब्लिक के बीच में बुद्धिजीवी देख लेते हैं, कुछ अवार्ड भी मिल जाता है, लेकिन पब्लिक ने अभी भी डॉक्यूमेंट्री को अभी तक स्वीकारा नहीं है। जन जन तक डॉक्यूमेंट्री नहीं पहुंचा है। आपको डॉक्यूमेंट्री को स्वीकार्यता देने की और जनता से सीधे सीधे जुड़ाव हो, इस दिशा में द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको उन तक पहुंचाना है। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके परिवार में
बहुत क्रिएटिव लोग हैं और हम सब आपके साथ हैं इस दिशा में। और मुझे भी अच्छा लगेगा एक बार ऑफलाइन मोड में आ जाए तो जरूर माखनलाल के छात्रों को भी आपकी फिल्म जरूर हम दिखाएंगे। और आपको हमारी शुभकामनाएं, आने वाले दिनों में आप और इसी तरह के समाज से संबंधित, सामाजिक सरोकार रखने वाले विषयों को लेकर आप फिल्म बनाएंगे और एक सकारात्मक संदेश अपने सृजनात्मकता के माध्यम से देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मोनीश को बहुत बहुत आशीर्वाद और स्नेह, और महेश जी को बहुत बहुत बधाई, और लिटरेट टीम को भी कि आपने इतना बेहतर आयोजन किया, आपको भी बहुत धन्यवाद सुरेश जी। प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने मोनीश की फिल्म पर कुछ विशेष टिप्पणियां की, सवाल भी उठाए, शंका का निवारण भी किया, और जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक वैज्ञानिक बोध झलकता है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी धार्मिक आस्था के आधार पर यह फिल्म बनाई गई हो। तो एक युवा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि वो उस विषय पर इतना शोध अनुसंधान करे कि उसमें निहित वैज्ञानिक तत्व को वो ढूंढ लाए। और एक महत्वपूर्ण संदेश कि एक्टिविस्ट नहीं, प्रैक्टिविस्ट बनी है। किसी भी रचनाकार के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, फिल्म मेकर के लिए, मीडिया कर्मी के लिए मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है चिंतन के लिए कि उसे अपने करियर में, अपने विचारों में किस तरह से मार्ग तलाशना है। एक्टिविस्ट नहीं, प्रैक्टिविस्ट बनिए। मुझे लगता है कि जी सुरेश जी जब भी हमारे आयोजनों में आते हैं तो एक आधा सूत्र वाक्य दे जाते हैं जिस पर हम घंटों चिंतन कर सकते हैं, जो एक तरह से जीवन को एक नई दिशा भी देता है। तो हम आभारी हैं आदरणीय केजी सुरेश जी के कि उन्होंने मोनीश को अपना आशीर्वाद दिया, इस उम्मीद में कि वो भी लगातार अपने मिशन में काम करता रहे। और किसी भी रचनाकर्मी के लिए बहुत बड़ा एक आश्वासन है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के माध्यम से ये संकेत मिले कि उस फिल्म का प्रदर्शन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में किया जाएगा। तो जैसे ही स्थितियां बहुत तेजी से सामान्य होने की तरफ हैं, हम दुआ करते हैं इस समाप्त होते हुए साल में कि सारा समय तो हमारे टेलीफोन पे बीता है, अगले साल कहीं कुछ सीधा संवाद भी स्थापित हो सके। हमें भी बहुत समय हो गया है आपसे मिले हुए, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही किसी मंच पर फिजिकली भी मिलेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से अपनी बात अपनी व्यस्तताओं के बीच में रखी है, हम सभी लोग एक तरह से गौरवान्वित हैं, भावुक हैं। आपने किस तरह से इस युवा रचनाकार को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और अब ऐसी ही एक और शख्सियत हमारे बीच में है जिनका साहित्य, मीडिया और इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो पक्ष हैं उन पर एक लंबी पारी खेली है। लगभग 17 वर्ष पहले सेवानिवृत्ति के बाद आज भी जब सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बहुत काम कर लिया, अब कुछ आराम करते हैं, ऐसे दौर में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल लगातार रचनात्मक लेखन से जुड़े हुए हैं। ये इनके व्यक्तित्व की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विशेषता है, और शायद यही जो इनकी अभिरुचि है सतत लिखने की, यही सक्रियता जो है इनको जीवंत बनाए हुए है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल मूलतः हिंदी के प्राध्यापक रहे, प्रिंसिपल बने, और सेवानिवृत्ति तक पहुंचने के पूर्व अब राजस्थान सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, वहाँ जॉइंट डायरेक्टर के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए। ये तो इनका परिचय प्रोफेशनल था जिसमें आजीवन उन्होंने अध्यापन और प्रशासन में अपना योगदान दिया। लेकिन जो मुख्य परिचय है वो एक लेखक, साहित्यकार और रचनाकर्मी के रूप में है। आपने एक बहुत पुरानी पत्रिका जिसका अक्सर जिक्र होता है जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला मुद्दों की बात करते हैं, मानुषी पत्रिका के लिए हिंदी में बहुत सारा अनुवाद आपने किया। इसी तरह पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की एक पुस्तक थी संस्मरणों पर केंद्रित, प्रोफाइल एंड लेटर्स, उसका हिंदी अनुवाद आपने किया, चेहरे और चिट्ठियां। ऐसे अनुवाद आपने बहुत सारे किए, बहुत ही गूगल के लिए आप लंबे समय तक अनुवाद करते रहे हैं, तो अनुवादों में आपका बहुत व्यापक अनुभव है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और बहुत सारी पुस्तकों में नियमित रूप से आप लेखादि लिखते रहे हैं।
लगभग 8 बार विदेश जाना आपका हुआ और अमेरिका प्रवास के दौरान आपने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, आंखन देखी खूब। यह पुस्तक उस दौर में विशेष चर्चित रही और उसे राजस्थान साहित्य अकादमी का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी पुस्तकें हैं, देश परदेश, समाज का सच, पंचायत, समय की पंचायत, देश हम बना रहे हैं, आदि अनेक पुस्तकें हैं जो हमारे समकालीन जो परिवेश है उस पर ये केंद्रित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आप नियमित रूप से प्रसारित होते रहे हैं। राजस्थान पत्रिका में बरसों तक आपने नई पुस्तकों पर केंद्रित कॉलम भी लिखा है और इंटरनेट पर, मेरे ख्याल जब ये इस तरह की चर्चा नहीं होती थी उस समय एक इंटरनेट पर एक पत्रिका निकालना, ई मैगजीन, वो अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने एक ई मैगजीन भी निकाली और आपका एक ब्लॉग जोग लिखी नाम से भी रेगुलर आप लिख रहे हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसकी जूरी के मेंबर हैं। तो सिनेमा, मीडिया, साहित्य, संस्कृति आदि विषयों पर आप निरंतर लिखते रहे हैं और मेरे साथ तो इनका व्यक्तिगत सानिध्य रहा है। बरसों तक हमारे विभाग में, हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज में आपकी बराबर सहभागिता बनी रही है। इस अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी से कि वे भी अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर अग्रवाल। धन्यवाद डॉक्टर संजीव जी। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, के अग्रवाल साहब, उपेंद्र जी, संगीता जी, उषा साहनी जी, महेश स्वामी जी और बहुत सारे मित्रों को मैं, अविनाश त्रिपाठी जी देख रहा हूँ। मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। आज का दिन मोहनीश का दिन है, इसलिए सबसे पहले तो उन्हें बधाई। वे एक कलाकार के रूप में विकसित हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले वे हमारे परिवार के सदस्य हैं और अपने परिवार का बच्चा जब आगे बढ़ता है तो खुशी होना बहुत स्वाभाविक है। अभी मेरे से पूर्व जिन दो विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात कही, ओम थानवी जी और के जी सुरेश जी ने, उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ संकेत किया और मुझे लगा कि मुझे अपनी बात को वहीं से आगे बढ़ाना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक देखकर मैं चौंका था, इट्स नॉट योर चॉइस। मुझे लगा कि फिल्मकार जैसे हमें चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि नहीं, आपको चुनने का कोई अधिकार नहीं है, आपको चुनने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब कुछ तय है। इस शीर्षक को मैंने देश में अभी जो माहौल है उस संदर्भ में देखना और समझना शुरू किया था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, किससे विवाह करता है, ये सब उसके निजी मामले हैं और इन मामलों में चयन की आजादी उस व्यक्ति विशेष को होनी चाहिए। मैं बहुत कष्ट से पिछले कुछ समय से ये देख रहा हूं कि जब ईद आती है तो लोगों का शाकाहार बहुत प्रबल हो जाता है और वे ईद पर जो मांसाहार होता है उसके विपक्ष में बहुत सारी बातें कहने लगते हैं। जब कोई त्योहार आता है, अभी क्रिसमस गया है, तो लोगों को लगता है कि आप क्रिसमस पर बधाई क्यों दे रहे हैं। नया साल आने वाला है 3 दिन बाद, तो लगता है कि ये हमारा नया साल नहीं, इस पर हम बधाई क्यों दें। तो ये जो एक तरह का अजीब सा माहौल है, वो माहौल मुझे बहुत व्यथित करता है। मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर हूं और मेरा ये मानना है कि हम सबको अपनी अपनी राह, अपनी अपनी पसंद की चीजें चुनने का अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये कहानी का आधा भाग है जहां किसी को इस बात का अधिकार है कि वो क्या खाए, क्या पहने, वहीं किसी और को ये भी अधिकार है कि वो ये बताए कि मुझे क्या अच्छा और क्या उचित लग रहा है। मोहनीश की डॉक्यूमेंट्री यही काम करती है।
शीर्षक भले ही उसका उत्तेजित करने वाला हो। और मैं तो मोहनीश से अनुरोध करूंगा कि वो अपने शीर्षक पर जरूर पुनर्विचार करे। वैसे तो एक 20 साल का युवा अगर इस ऊर्जा से भरा है और इस दावे से अपनी बात कह रहा है तो ये बहुत स्वाभाविक है। इस दावे से वही कह सकता है। जब वो भी 40-50 साल के बाद कोई बात कहने लगेंगे तो शायद उनके मन में भी संशय अधिक प्रबल होगा। अभी इस उम्र में तो ये होता ही है, बहुत स्वाभाविक है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे आश्चर्य होता। लेकिन ये बात एक तरफ रखें, थानवी जी ने भी कहा, केजी सुरेश जी ने भी कहा, और मैं भी उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर कहूं कि मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन मुझे किसी का मांसाहारी होना कष्ट नहीं देता है। ये तो एक बात हुई, बहुत निजी बात हुई। मैं अगर शाकाहारी नहीं होता तब भी मैं यही बात कहता, मैं शाकाहारी हूं तब भी यही बात कह रहा हूं। लेकिन हमारे शाकाहारी होने से या हमारे मांसाहारी होने से मोनीश का अपनी बात कहने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। उन्हें अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना हमें उसे सुनने का या नहीं सुनने का। और यहां एक कलाकार का कौशल सामने आता है कि वो अपनी बात आपको सुना पा रहा है। 1 घंटे से अधिक समय की डॉक्यूमेंट्री जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप फिर बीच में इसको छोड़ नहीं पाते हैं। मैं फिल्म कला का विशेषज्ञ नहीं हूं, फिल्मों का शौकीन जरूर हूं, देखता भी खूब हूं, लेकिन तकनीकी रूप से मैं स्वीकार करूं कि मैं निरक्षर हूं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि एक कला वो है जो सीधे आप तक पहुंच जाए, अपनी बात आपको कह दे और अपनी बात खत्म होने तक आपको अपने से जोड़े रखे। तो मोनीश की डॉक्यूमेंट्री ये काम तो बखूबी करती है। आप उसको देखना शुरू करते हैं तो आप उससे अलग हो ही नहीं पाते हैं। और एक एक तर्क, एक एक बात, एक एक जानकारी वो जिस कौशल के साथ अगली जानकारी के साथ जोड़ते चलते हैं, जितने स्मूथ उसके ट्रांजिशंस हैं और जितनी रिसर्च उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री के लिए की है, वो उसके हर पल में बोलकर आपसे मुखातिब होती है और आपको सुनने के लिए, सोचने के लिए विवश करती है। तो ये जो उन्होंने काम किया है, मुझे एक बार फिर ये मानना पड़ा है कि युवा पीढ़ी की हम लोग जो बहुत बार आलोचना करते हैं कि उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, निष्ठा नहीं है, उसको नकारती है और ये बताती है कि नहीं, हमारे आसपास भी ऐसे युवा हैं जो बहुत शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, बहुत निष्ठा से, बहुत गंभीरता से अपना काम कर रहे हैं और जो काम वो हाथ में लेते हैं उसे पूरी ईमानदारी और पूरे जुनून के साथ करते हैं। मोनीश ने वेगनिज्म को अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के केंद्रीय विषय के रूप में चुना है और उससे संबद्ध जितनी जानकारियां संभव हो सकती थी वो उन्होंने जुटाई हैं। और न केवल जुटाई हैं, अगर जुटाकर एक साथ वो पटक देते तो वो एक कूड़े का ढेर होता, लेकिन उन्होंने उनको जिस कौशल के साथ संजोया है वो उनकी कलात्मक क्षमताओं का भी अच्छा परिचय देता है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी, मैं उससे राह बदलने को मजबूर होता हूं। मन्नू भंडारी हिंदी की एक बड़ी कथाकार हैं। उन्होंने एक बार भीष्म साहनी की कहानी पर एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी मुझे हमेशा याद रहती है और वही टिप्पणी, मन्नू जी की वो टिप्पणी मैं मोहनीश की इस डॉक्यूमेंट्री के लिए काम में लेना चाहता हूं। मन्नू जी ने भीष्म जी की कहानी के लिए लिखा था कि इसका कहानी का शीर्षक था भाग्य रेखा। उस कहानी के लिए मन्नू जी ने लिखा है। मन्नू जी कहते हैं, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप वही नहीं रह जाते हैं जो इस कहानी को पढ़ने से पहले थे। यही बात मैं इट्स नॉट योर चॉइस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद कहता हूं कि इसे देखने से पहले आप जो थे, इसके देखने के बाद आप वही नहीं रह जाते हैं। तो अगर एक डॉक्यूमेंट्री आपको इस तरह से बदल सकती है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा उससे और क्या अपेक्षा करें। लेकिन नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री से भले ही अपेक्षा ना करूं, मोनीश से मैं बहुत अपेक्षा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपने इस जुनून को कायम रखेंगे और नए नए विषय चुनेंगे और उन विषयों पर अपनी बात इसी कौशल के साथ कहते चलेंगे। अभी थानवी जी ने जो बात कही थी वो बात मैं भी दोहराना चाहूंगा
और वो बात यह है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो समय के विस्तार को थोड़ा सा कम करें। ये जो भाग दौड़ वाला समय है, इस भाग दौड़ वाले समय में लोग बहुत जल्दी दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, तो हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। आज देखिए ना, साहित्य में भी महाकाव्यों का युग चला गया ना। बड़े बड़े उपन्यास विमल मित्र के हम लोग पढ़ा करते थे, आज वैसे उपन्यास लिखे नहीं जा रहे हैं। हिंदी की फिल्में भी अब 3 घंटे से घटकर धीरे धीरे 2 घंटे के आसपास आ गई है। तो डॉक्यूमेंट्री तो एक अपेक्षाकृत चुनौती वाली विधा है। फीचर फिल्म में भी लोग अगर उखड़ जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री का छोटा होना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। तो वे, हालांकि जब हम सामग्री संकलन करते हैं तो हमें हर सामग्री महत्वपूर्ण लगती है, हमें लगता है इसको कैसे छोड़ें, लेकिन ये धीरे धीरे आपको निर्मम होना पड़ेगा और अपनी बात को कम समय में कहने का कौशल अर्जित करना पड़ेगा। मैं मोहनीश को इस शानदार डॉक्यूमेंट्री के लिए बधाई देता हूं, हमारे प्रिय मित्र महेश जी को भी बधाई देता हूं, और साथ ही लिट वेब को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने युवाओं की प्रतिभा को सामने लाने के लिए इस मंच का बहुत सार्थक प्रयोग किया है। आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद अग्रवाल साहब। मोनिश की इस डॉक्यूमेंट्री में उत्सुकता है, रोचकता है, तारतम्यता है। जब फिल्म देखना शुरू करते हैं तो हम स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। पूरी फिल्म देखने की एक जिज्ञासा अंत तक नहीं है। आपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, कुछ साहित्य संदर्भों का भी उदाहरण दिया। आशा करते हैं कि मोनीश आगे जब इस क्षेत्र में और काम करेंगे तो अब वो क्षण आ गया है जब हमें इसे रिलीज करना है। रिलीज करने का जो हमने एक प्रक्रिया निर्धारित की है, उम्मीद करते हैं कि तकनीक उसमें सहयोग करेगी। मोनीश चैट बॉक्स में उसका लिंक भेज रहे हैं और मैं सभी हमारे जो माननीय अतिथि हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वे एक प्रतीकात्मक रूप में उस चैट बॉक्स में जो उसका लिंक है उसे क्लिक करेंगे और ये फिल्म स्क्रीन शेयर के रूप में कुछ देर के लिए, फिल्म 1 घंटे की है, पूरी तो जो भी इच्छुक हो वो यूट्यूब पे उसको फिर देख सकते हैं, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से 2 मिनट के लिए इस फिल्म को यहाँ अपन जारी करेंगे। जो तो मोनीश से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इसका लिंक जो है वो चैट बॉक्स में डाल दें सर। और एक सेकेंड, सभी पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, टेक्निकली वी कैन नॉट बी श्योर कि क्या सिचुएशन होगी उसके बाद, वी हैवंट प्रैक्टिकली प्रैक्टिस्ड इट, तो इन केस कोई बाहर हो जाते हैं तो कृपया तुरंत वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा। मोनीश बेटा, यू कैन पुट दैट लिंक। Yes, okay. Yeah, it's there. मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ और लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है।
मोनिश, मुझे लग रहा है इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है। सर है, वॉल्यूम है आ रहा है? इधर तो नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। सर, आ रहा है वॉल्यूम। मोनिश, मोनिश, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब आप इसे बंद कर दीजिए। मोनिश, इसको बंद कर दो मेरे ख्याल से। हाँ अंकल। चलिए, बधाई देते हैं मोनिश को। उनके इस फिल्म का ये ऑनलाइन रिलीज लिट वेब के मन से यहाँ हुआ है, और जो भी हमारे मित्र हैं इसको देखना चाहें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका लिंक सभी को शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ चैट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वो उस पूरी फिल्म को देख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई मोहनीश को और उनके पिता महेश स्वामी जी को उनके इस प्रयास के लिए। और मुझे पता नहीं वॉल्यूम सब जगह आया कि नहीं आया, वो मुझे वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हो सकता है कुछ सर आई थिंक गेस्ट्स नहीं सुन पाए, बिकॉज मैंने शायद वो लिंक क्लिक किया हुआ था, तो आई वाज एबल टू लिसन टू इट। ओके, हो सकता है, वो लेकिन जो चलिए screen तो share audible. It was audible. It was Okay, audible. perfect. ओके ओके। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जो मूलतः तो आयकर विभाग में रही हैं, मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हुई, लेकिन वो उनका व्यवसाय था और जो उनकी अभिरुचियां रहीं वो साहित्य, संस्कृति और सिनेमा, इसमें ज्यादा रही। आप संगीता गुप्ता जी को अब सुनने जा रहे हैं। संगीता गुप्ता जी ने देश भर में अब तक 35 सोलो एकल प्रदर्शनियां और 200 से ज्यादा सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं, जहां अपनी जो चित्र है उनको वहां आपने प्रदर्शित किया। विभिन्न विषयों पर आपकी लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उसमें से 9 पुस्तकें देश दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुदित भी हो चुकी हैं। आपने 9 वृत्त चित्रों का निर्देशन किया है जो कला, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सक्रियता और उनकी अभिरुचि को संकेत करता है। अनेक सम्मान और पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। मूलतः आप अपने अमूर्त चित्रों और कविताओं के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं। आपकी यूं तो जैसा मैंने कहा कि एक लंबी श्रृंखला है पुस्तकों की, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं कश्मीर स्पिरिट ऑफ सोलस, जम्मू शेड्स ऑफ टाइम, बीज सिर्फ जमीन पर उगते हैं, एक ख्वाब आसमां हुआ जाता, लाल बत्ती के बच्चे, रोशनी का सफर, आदि आदि। साहित्य और संगीत में, फिल्म में
जिनकी गहरी रुचि है, संगीता गुप्ता जी की, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपने क्या महसूस किया, अपने उन शब्दों के माध्यम से मोनीश को अपना आशीर्वाद दें। संगीता गुप्ता जी। आपका माइक को ऑन कीजिए, आप माइक अनम्यूट है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक अनम्यूट है। माइक अभी कंप्यूटर में लेफ्ट में एक बटन होगा। now it's okay. Now it's okay. Okay. Yes ma'am, yes ma'am. Good evening everybody. आप सबको एक सार्थक चर्चा के लिए पहले मैं साधुवाद दूंगी। और मोनीश एक प्रखर फिल्म निर्माता के रूप में सामने आते हैं। मुझे चूंकि जिन चीज़ों के बारे में बातचीत हो चुकी है मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूँ। एज अ फिल्म मेकर मैंने इनकी फिल्म में क्या देखा, क्योंकि मैं भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में थोड़ी बहुत रुचि रखती हूँ, बनाती रहती हूँ, तो उस एंगल से मैं उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि उसके बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में बातचीत हो चुकी है। बाद में बोलने का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि आप जो सोचते हैं फिर वो बोलने के बजाय आपको सुनना पड़ता है। एनीवे, मोनीश और महेश, इनसे मेरी घनिष्ठता है। कई बार होता है कि आप इंसान से पहली बार मिलते हैं और आपकी घनिष्ठता होती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि महेश को मैं एज अ पेरेंट सबसे पहले उसको इसके लिए बधाई देती हूँ कि उसने अपने बच्चे को ऐसे निखारा। अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को एक ऐसा अवसर दें, उनके ऊपर भरोसा रखें और उनसे उम्मीद रखें कि वो बहुत अच्छा करेंगे, तब वो जरूर अच्छा करते हैं। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल किड्स एंड ऑल पेरेंट्स की पेरेंटिंग अगर अच्छी होती है तो बच्चे में बहुत सारी प्रतिभाएं जो उसके अंदर होती हैं वो उभर कर आती हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण मोनीश स्वामी है। महेश ने उसके ऊपर मेहनत की है, उसको प्यार दिया है। सबसे बड़ी बात एक अनकंडीशनल लव और कॉन्फिडेंस अगर पेरेंट में हो कि बच्चा मेरा प्रखर होगा ही, वो कुछ अच्छा करेगा ही, तभी करता है। और मोनीश ने उसको करके दिखाया, इसलिए मोनीश भी बहुत ज्यादा मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ इस बात के लिए रहेगा। मोनीश से भी एक आध बार मेरी मुलाकात हुई है इधर पिछले सालों में। मैं जयपुर कई बार गई हूँ, कुछ काम कर रही थी वहां पर, तो दोनों से मेरी मुलाकात हुई है। मोनीश जो कोर्स कर रहे हैं उसको हम जब कोर्स कर रहे होते हैं तो ऑन जॉब ट्रेनिंग, इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर उन्होंने कोविड के समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दिया है। घर में बैठकर इस युवक ने गहरी रिसर्च की है अपने सब्जेक्ट पे। डॉक्यूमेंट्री कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है कि आप उसमें किसी के दो लोगों की कोई कहानी, एक फिक्शनल स्टोरी बनाकर बता देंगे और लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप फिल्म 5 मिनट की बना रहे हैं या 1 घंटे की बना रहे हैं, समय इम्पोर्टेंट है ही नहीं। बस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो कह रहे हैं क्या वो कन्वे हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, कन्वे हो रहा है तो क्या सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित होकर उसकी सोच में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है क्या। और इन दोनों चीजों में मोनीश कामयाब है। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है इस फिल्म की, ये फर्स्ट पर्सन में बना है। वो नहीं कह रहा है जैसे मैं इस पे बनाने लगूं और मैं विगन नहीं हूं तो मेरी बात में वो दम नहीं होगा। वो खुद विगन है और तब विगन होने की बात कर रहा है, या उसके पॉइंट्स बता रहा है कि इसमें क्या सकारात्मक है। ये इसका सबसे बड़ा, अगर फर्स्ट पर्सन में कोई कुछ कहता है और वो पहले खुद अपने ऊपर उसको उससे उस पूरे प्रक्रिया से गुजरता है, वो सबसे बड़ी बात है। और मैं इसके लिए कहूंगी कि ये बधाई का पात्र है, क्योंकि इसने जितनी ईमानदारी से अपनी बात की है, इसने अपनी पूरी फिल्म को ईमानदारी से बरता है। उसका पूरा ट्रीटमेंट बहुत ऑनेस्ट है, उसमें किसी प्रकार की बेईमानी नहीं है, इंटेलेक्चुअल बेईमानी भी नहीं है। ज्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल बेईमानी कर बैठते हैं, दूसरे की बात को घुमा फिराकर अपनी बात की तरह से इसकी आइडिया की चोरी करना। इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, और ये इसका सबसे बड़ा स्किल सेट है कि इसने ऑनेस्टी से अपनी बात कही है कि मैं ऐसा था और ये करने के बाद मैं ऐसा हुआ हूं।
मैंने इतना वेट लॉस किया है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ, मेरे अंदर जो एक फोकस्ड और डिटर्मिन्ड पर्सन एक नया पैदा हुआ है, इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। और ये स्टोरी केवल विगन की नहीं है, एक ऐसे युवा की है जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इट इज लाइक अ कैटरपिलर बिकमिंग अ बटरफ्लाई, राइट? तो ट्रांसफॉर्मेशनल बातें ये कर रहा है। ये तो सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसे युवा की कहानी है ये फिल्म, जिसमें हम देखते हैं कि वो अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। मैं इसको इतने छोटे संकीर्ण दायरे से नहीं देख रही हूँ कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैं उसके पीछे के फिल्म मेकर को देख रही हूँ कि वो कैसे बना है, हाउ डिड ही शेप अप। इसीलिए मैंने उसके बचपन और उसके पिता की भी बात की कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है। और इस बच्चे ने ये साबित कर दिया है कि स्काई इज नॉट द लिमिट, यू कैन गो बियॉन्ड द स्काई, बी द ईगल। आगे अपने आप इसने अपना रास्ता चुना है और ये बहुत कामयाब होगा, क्योंकि ये बहुत फोकस्ड है, इसमें मेहनत करने का जज्बा है। वो जज्बा अगर बचा रहेगा तो ये बहुत अच्छी फिल्में बनाएगा। और मैं आज बताती हूँ कि इंडिया में भी धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है। मैं खुद कई जगहों मेरी फिल्में दिखाई जाती हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं कोई फिल्म निर्माता, टेक्निकली मैंने कोई फिल्म मेकिंग नहीं सीखा है मोनीश की तरह, मैंने ऑन जॉब ही सीखा है, खुद बना कर सीखा है कि डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है, फोटोग्राफी कैसे होती है, क्योंकि ये मेरा एक पैशन था। मैं यहाँ पे मोनीश को कोई भी पैट्रोनेज की तरह से बात नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे बेटे की उम्र का है या उससे भी छोटा है तो मैं पैट्रोनाइज करूं। मैं एज अ को फिल्म मेकर बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू लाइक अ कुलीग, कि हम दोनों फिल्म निर्माता हैं, हम दोनों फिल्म बनाते हैं। तो मैं कोई पैट्रोनाइजिंग, तुम्हें आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, वो तो सब है ही तुम्हारे लिए। मैं एज अ फिल्म मेकर बात कर रही हूँ कि तुम भी एक फिल्म मेकर हो और इस चीज को बचा के रखना। हर आदमी, जब भी हम कोई काम करके पब्लिक डोमेन में डालते हैं तो उस पर लोगों का रिएक्शन होगा। हर आदमी अपने तरीके से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने परसेप्शन के प्री कंसीव्ड आइडिया से उस फिल्म को देखेगा, वो उसका अधिकार है। हमने जब किसी चीज को पब्लिक डोमेन में डाल दिया तो वो पब्लिक उसको अपने अपने तरीके से कैसे परसीव करती है, कैसे क्या पर्सपेक्टिव से देखती है। अब टाइटल में ही बहुत लोग उलझ गए। टाइटल मुझे बहुत पसंद आया। टाइटल इसलिए पसंद आया कि तुमने बताया है कि और कोई रास्ता नहीं है। तुम उसका धर्म और हम एक प्री कंसीव नोशन से देख रहे हैं कि जी इसको तो ये खाना मना कर देते हैं, इसको ये मारते हैं, ये गाय मत मारो, ये मत करो, वो करो। हर आदमी अपने अपने मतलब जो उसके अंदर कूड़ा भरा है उससे उस चीज को देखता है, ओपन माइंड से नहीं देख पाता है। चूंकि मैं एज अ फिल्म मेकर देख रही हूँ, उसमें अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज नहीं डाल रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि टाइटल तुम्हारा बहुत अच्छा है और तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करना। ये तुम्हारी भी स्वतंत्रता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, वो अपने ढंग से कहो। जब तक हम किसी और के प्रति बदनीयत नहीं होते हैं, जब तक हमारा इंटेंशन ठीक है, तब तक हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। टाइटल चुनने का, फिल्म की लंबाई का, इसका किसी के भी कहने से मत सुनना। तुम वो करना जो तुम्हें ठीक लगे। और मुझे लगता है कि तुम्हारी बात बड़ी थी, उसका फलक बड़ा था। ये बात 5 मिनट के शॉर्ट फिल्म में नहीं बन सकता। हम कोई वीडियो फिल्म नहीं बना रहे, एक बहुत ही गंभीर विषय पर तुम अपनी बात कर रहे हो और वो रिसर्च ओरिएंटेड है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। अब उस फिल्म में जो मुझे ठीक नहीं लगा वो मैं बताना चाहती हूँ। उस फिल्म में तुमने सारे स्टॉक से फुटेज लिया हुआ है। वो तुम्हारी सीमा है भी और नहीं भी, क्योंकि तुम एक ऐसे वक्त में उस फिल्म को बना रहे हो जिस समय तुम्हारे पास ये सुविधा नहीं थी कि तुम उसकी बाइट्स बाहर जाकर ले पाते। ठीक है, तो तुमने उसको स्टॉक से लिया हुआ है, फ्री स्टॉक से लिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पर जब समय ठीक होगा तो कोशिश करना कि हम कोई भी चीज स्टॉक से ना लें। ये इसमें तुम एक आध चीजें और कर सकते थे,
एज अ सजेशन, जो फिल्म है अपने आप में बहुत कंप्लीट है। उसने, मैं चूंकि फिल्म देखने की शौकीन हूँ, तो मेरे लिए 1 घंटा क्या, तुम्हारी फिल्म 2 घंटे की भी होती तो मैं देखती। और मैं पूरे उसमें ग्रिप है, ग्रिप समझ रहे हो, ग्रिप है ताकि वो देखने वाले को 1 घंटे तक बांध कर रख सकती है। ये तुम्हारी बड़ी कामयाबी है। अगर हम फिल्म को देख के बोर महसूस करने लगे और सोचे यार छोड़ो अब बाद में इसको देख लेते हैं, तुम्हारी फिल्म को छोड़कर कोई नहीं जा सकता। वो अपने आप में आपको बांध कर रखती है। फिल्म 2 घंटे की भी होती या 1 घंटे की होती या आधे घंटे की होती, मैं फिल्म के ड्यूरेशन पे बिल्कुल नहीं जाती हूँ। कभी कभी बड़े फिल्म मेकर्स ने 2 मिनट में भी अपनी बात कह दी है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे हमें बड़ी बात करनी होती है, लंबी डिस्कशंस करनी होती है, उसको तरह तरह से समझाना होता है। तुम्हारी फिल्म में तुम हर किसी को हर एंगल से दिखा रहे हो कि इस एंगल से भी देख लो, स्पिरिचुअल एंगल से भी देख लो, फिजिकल एस्पेक्ट और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो। तुमने सारे एस्पेक्ट्स उसके कवर किए। इट इज अ रिसर्च बेस्ड, रिसर्च ओरिएंटेड, फैक्चुअली करेक्ट नैरेटिव ऑफ द स्टोरी। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, कभी हम आपस में बैठ के भी फिल्म देख देख कर उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैंने वहां कोई कमेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं डिटेल में तुमसे इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तुमने बहुत खूबसूरत प्रयास किया है, और कभी भी इस चीज का बर्डन अपने ब्रेन पे मत लेना कि फिल्म का टाइटल कौन चूज करेगा। वो तुम चूज करो कि ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। हाँ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे के किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। और फर्स्ट पर्सन में फिल्म बनाइए। हर फिल्म तो फर्स्ट पर्सन में नहीं बना पाओगे, कभी दूसरों की भी बात करोगे, पर तुम्हारा नैरेटिव बहुत अच्छा है। बस मुझे एक ही चीज कमी लगी, वो है कि स्टॉक से आपने फुटेज लिया हुआ है, वो इस फिल्म की लिमिटेशन है। पर इसी विषय पर समय ठीक होने पर इसी का कोई और एस्पेक्ट लेकर अपने बाइट्स और अपने शूट्स को इस्तेमाल करोगे। जैसे इसमें तुम क्या कर सकते थे, तुम वेब से कनेक्ट होकर भी तुम शूट कर सकते थे। जैसे महेश से एक बातचीत कर सकते थे 1 सेकंड की, 30 सेकंड की बाइट्स लेकर इसको, और मतलब अगर मेरी फिल्म तुम देखकर कोई भी उसका कंस्ट्रक्टिव व्यू लोगे तो मैं सुनूंगी, और पूरे सम्मान के साथ सुनूंगी कि मोहनीश भी एक फिल्म मेकर है, वो क्या कह रहा है। उस तरीके से इस बात को लेना कि अगर हम चाहें, मैंने एक फिल्म बनाई थी, मैं अपनी कहानी 1 मिनट में सुनाती हूँ। जब मैंने फिल्म बनाई तो मैं कोई फिल्म बनाने का मेरा इरादा नहीं था, पर जिस व्यक्ति के ऊपर मैं फिल्म बना रही थी वो थे केशव मलिक, आज हमारे बीच नहीं है। जब मैं फिल्म बनाने लगी तो जो मेरे साथ काम कर रहे थे, जिनसे मैं निर्देशन कराना चाहती थी, वो किसी तरीके से अपना समय नहीं दे पा रहे थे। कभी बोलते थे अच्छा तुम स्क्रिप्ट लिख लो, तुम उनके बचपन और से अब तक की फोटोग्राफ्स निकाल लो। सारा काम मैंने कर लिया। जब शूट करने के बाद है, अरे यार कर लेंगे। और मैंने सोचा केशव की इतनी उम्र हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस चीज से वंचित रह जाऊं। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है कि किसी ने भी आज तक, मेरा सब्जेक्ट ऐसा था कि एज एन आर्टिस्ट आई वॉज मेकिंग अ फिल्म ऑन अ आर्ट क्रिटिक। As a young poet, I was making a film on a senior legendary Indian English poet. एक कवि दूसरे कवि के बारे में बात करना चाह रहा था, एक आर्टिस्ट एक अपने आर्ट क्रिटिक के बारे में, अपने मेंटर के बारे में बात करना चाहता था। मेरा सब्जेक्ट कंटेंट बहुत अच्छा था, पर मेरे पास कोई डायरेक्टर नहीं था। मुझे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी आती थी, 2-3 महीने कोई कोर्स किया था मैंने। तो मेरे बेटे ने कहा तुम बना लो, तुम खुद कोशिश क्यों नहीं कर लेती। और हमने खुद फिल्म बनाई। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हुए, तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया। और 2 और फिल्में मैं उनके ऊपर तब तक फिल्में बनाती रही जब तक मुझे लगा नहीं कि, जब तक मेरा सब्जेक्ट, ही वाज लाइक आई वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ अ ऑन जॉब ट्रेनर। मैं ट्रेनिंग ले रही थी उनके ऊपर काम कर करके। और तुम्हें जान के अच्छा लगेगा कि मेरी 7 फिल्में, जो शुरू में मैंने 7 फिल्में बनाई हैं, वो 7 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएस में रखी गई हैं। और तुम्हारी फिल्म मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है कि वहां तक पहुंचे। मैं उसका तुम्हें तरीका बताऊंगी कि कैसे हम सबमिशंस करते हैं, और देश का नाम रोशन करो। ऐसे ही मेहनत करो, मेहनत से कोई किसी को हरा नहीं सकता। अपनी लाइन इतनी लंबी खींच दो कि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बने। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद
और एज अ फिल्म मेकर आई एम प्राउड ऑफ। संगीता जी ने बहुत सारे सुझाव दिए, उन सीमाओं की और संकेत किया जो एक फिल्म मेकर के सामने आती हैं, लेकिन मोनीश के लिए एक अच्छी बात थी कि उसने पूरी ईमानदारी के साथ इस फिल्म का निर्माण किया। किसी तरह से कहीं इस फिल्म में पैबंद नहीं है कि कोई इस तरह से चीजों को उठा करके, तथ्यों को चुरा करके कहीं प्रस्तुत कर दिया हो। पूरी ईमानदारी के साथ ये एक मौलिक सृजन का जो काम मोनीश ने किया, उसको रेखांकित करते हुए कुछ डिफेंड भी किया उसे, चाहे वो फिल्म की अवधि को लेकर के हो या फिल्म के शीर्षक को लेकर के हो। एक रचनाकार की स्वतंत्रता की वो पक्षधर हैं। हमारे जितने भी वक्ताओं ने बात की, उन सभी के ऊपर मोनीश चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आगे के लिए और बेहतर प्रयास जारी रहेंगे, ये हमें उम्मीद है और हम इसके लिए शुभेच्छा भी प्रकट करते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं फिल्म डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे, जो उन्होंने अब तक लगभग 700 से अधिक डॉक्यूमेंट्री पर्यटन और सामाजिक मुद्दों पर बनाई है। वो शख्सियत हैं अविनाश त्रिपाठी, जो इस मंच पर एक बार पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं। अविनाश जी का फिल्म एक बहुत प्रिय विषय रहा है। फिल्मों के लिए स्वयं गीत भी लिख रहे हैं। पिछले 3 दशक से फिल्म और थिएटर, इसमें एक तरह से पूरी तरह से आप लिप्त हैं, संलग्न हैं। अपने करियर की शुरुआत थिएटर के शौक से, अभिनय के शौक से उन्होंने शुरू की। कुछ समय तक एमआईटी यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन वहां उनका मन ज्यादा नहीं लगा। मुंबई नगरी उन्हें बुला रही थी, माया नगरी उन्हें बुला रही थी। वे वहां गए और फिल्म के नानाविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने लगे। यूं न्यूज एंकर के रूप में काम किया, दूरदर्शन और टेलीविजन चैनल्स के लिए प्रोड्यूसर के रूप में काम किया, ईटीवी का एक चर्चित टॉक शो 2 टूक के निर्देशन से जुड़े रहे, डीडी न्यूज का एक क्राइम शो था आंखन देखी, क्राइम बेस्ड शो था, उसके भी एक तरह से ब्यूरो चीफ के रूप में जुड़े रहे। आपकी एक फिल्म अब बस, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर केंद्रित थी, उसे विशेष सराहना मिली। अविनाश त्रिपाठी जी का जो कुछ अनुभव रहा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में, उनकी अपनी एक दृष्टि, अपना एक विजन इस फिल्म को देखने का, मैं भाई अविनाश जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अविनाश त्रिपाठी जी। अविनाश जी अनम्यूट कीजिए आप, माइक आपका ऑफ है। अविनाश जी आपका वीडियो और माइक दोनों बंद है, पता नहीं सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। Avinash ji has joined with the other ID, sir, but हाँ video and audio both are off. दिख रहे हैं, या तो मुझे लगता है कि वो कहीं इधर उधर हैं। चलिए, समय को बचाने की दृष्टि से अब मैं आमंत्रित करता हूं उपेंद्र शर्मा को। किसी भी शिक्षक के लिए ये गौरव की बात हो सकती है कि वो कोई मंच अपने विद्यार्थी के साथ शेयर करे। राजस्थान की पत्रकारिता में 2 दशक से अपनी धाक जमाए हुए उपेंद्र शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र, जहां मेरी पूरी पारी रही करियर की, वहां से आपने जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री की उपाधि प्राप्त की। और एक तरह से मैंने इनके पूरा जो जर्नलिज्म का करियर है, पत्रकार के रूप में जो उनकी उपलब्धियां हैं, उसके बहुत सारे क्षणों में मैं स्वयं साक्षी रहा हूं। राजस्थान पत्रिका की प्रतिवर्ष होने वाले उस पुरस्कार आयोजनों में अनेक पुरस्कार आपको मिले। आपकी उन एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए, उन क्षणों का मैं स्वयं साक्षी रहा, तो मेरे लिए एक विशेष उपलब्धि की बात है। उपेंद्र शर्मा खेल, पर्यटन, सामाजिक मुद्दे, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें नियमित रूप से समाचार पत्रों के साथ साथ
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वे लिखते रहे हैं। कलम इनके इशारों पे थिरकती है, शब्द इनके इशारों पे थिरकते हैं। पत्रकारिता के नानाविध क्षेत्रों में आपने अपनी पहचान बनाई, रिपोर्टर के रूप में, ब्यूरो चीफ के रूप में और संपादक के रूप में। राजस्थान पत्रिका के अजमेर और अहमदाबाद संस्करणों के स्थानीय संपादक के रूप में आपने उन संस्करणों को विशेष लोकप्रिय और पठनीय बनाने के लिए अपनी क्षमता और योग्यताओं का भरपूर उपयोग किया। इसके अतिरिक्त अजमेर बर्ड फेयर, पक्षियों का मेला उन्होंने आयोजित किया। प्रकृति के प्रति जो इनका एक प्रेम, पर्यावरण के प्रति जो इनका लगाव, उसको ध्यान में रखते हुए 2017, 18 और 19 में इन्होंने अजमेर में इस तरह का आयोजन किया। और इस तरह का जो एक राष्ट्रीय अभियान आपने शुरू किया, इसके लिए राजस्थान सरकार ने आपको पुरस्कृत भी किया। आपने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर के 4 लघु फिल्मों का निर्माण भी किया। 200 से अधिक आलेख विभिन्न विषयों पर आपने लिखे और लगभग पूरे हिंदुस्तान में आपने यात्राएं की हैं अपने जर्नलिस्टिक असाइनमेंट्स को लेकर के। और सिंगापुर में भी जाने को आपको मौका मिला। और मेरे जो प्रकाशन थे विभाग में, जो मैंने अपने संपादन में निकाले थे, उसमें डिफेंस रिपोर्टिंग पर उपेंद्र के विशेष आलेख थे। और डिफेंस जर्नलिज्म, भारतीय सेना के द्वारा एक पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है डिफेंस को लेकर के, रक्षा पत्रकारिता, उसके क्षेत्र में भी इनकी विशेषज्ञता है और उसका भी इन्होंने कोर्स किया है। तो एक इस तरह के मल्टी डायमेंशनल जर्नलिस्ट उपेंद्र शर्मा से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और इस फिल्म के बारे में, इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। उपेंद्र शर्मा। सर नमस्कार सर। हेलो उपेंद्र जी आप बोलिए, शायद बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज सर हैज लेफ्ट, ही विल जॉइन अगेन। आप अपनी बात रखिए। आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले तो करीब 20 वर्ष की जानकारी स्वामी महेश जी से मेरी है और इतनी उनके पुत्र मोनिश की उम्र है। तो मोनिश को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जैसा सभी ने कहा कि बहुत कम उम्र में बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री और एक ऐसे सब्जेक्ट पर उन्होंने पेश किए जो बहुत ही लीक से हटकर भी है और एक लोगों को जागरूक बनाने के लिए ये सब्जेक्ट है। मैं 2 चीजों पर मोनिश को से बात करना चाहूंगा कि एक तो इस समय जो विश्व की जनसंख्या है वो करीब 700 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं और 700 करोड़ लोगों में से 670 और 660 के आसपास जो संख्या है वो प्योरली नॉन वेजिटेरियंस की है। तो अब करीब 30 और 35 करोड़ लोग ही इतना बचते हैं जो वेजिटेरियन है और ज्यादातर इंडिया में ही है वो। अब जो वेगनिज्म की बात है ये इससे भी थोड़ा आगे की बात है कि इसमें जो दूध हमें मिलता है जानवरों से, घी, बटर, चिकन, पनीर वगैरह, ये सब जो चीजें हैं वो भी हमें जानवरों से ही मिलती है। अब सबसे बड़े जो 2 इश्यू हैं वो ये कि अगर कभी जब दुनिया बनी होगी तो मनुष्य जैसा भी था आज से लाख साल पहले, वो जैसा आग को उसने फर्स्ट बार जब देखा होगा या कुछ पहली बार कुछ खाया होगा, क्योंकि कृषि तो बहुत बाद में आई है, तो सबसे पहले उसने जानवर ही खाया था और फिर वो जानवरों को अपने साथ पालने लगा, जिसमें गाय और कुत्ता, घोड़ा, ये सबसे पहले जो जीव हैं उसके साथ रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर ये जो पूरा बाकी जो 660 और 670 करोड़ लोग दुनिया में हैं, वो वेगनिज्म कैसे अपनाएं? उनको मतलब क्या ऐसी चीज है जो वो रिप्लेस करेंगे इसमें? क्योंकि बहुत सी जगहों पर वाकई में जो वेजिटेरियन चीजें हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। और अगर ऐसा हो पाता है जैसा मोनिश फिल्म में दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे अगर लोग ऐसा बनते हैं, तो मैं समझता हूँ जैसे कभी मनुष्य की दुनिया में आग का या पहिए का या खान पान का आविष्कार हुआ होगा,
ये चौथा बड़ा आविष्कार होगा अगर इसको पूरी दुनिया अपनाती है तो। और अभी तक तो हम केवल मीट और चिकन और मटन और इसको नहीं खाने पर ही डिस्कशन करते रहे दुनिया में, और वेगनिज्म चल रहा है 15, 20, 25 साल करीब इसको हो गए, लेकिन ये अभी भी बहुत सीमित संख्या में, क्योंकि कोई व्यक्ति जब पूरा संत बन जाए और वो ऐसा उसका जीवन शैली हो जाए जिसमें कि वो किसी जानवर से कुछ ले ही ना, तो ये बहुत बहुत मुश्किल लक्ष्य है। और क्या दुनिया में ऐसे लोग तैयार हो पाएंगे जो अपनी जीवन शैली को इतना आमूल-चूल बदल ले कि वो, जैसे एक संत होता है ना, बहुत कम चीज वो दुनिया से लेता है, ये उस तरह की जीवन शैली है। ये बहुत बहुत कठिन जीवन शैली है अगर कोई इसको अपनाता है तो। और करीब करीब 170-80 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जानवरों के दूध और जानवरों के मीट और जानवरों से जुड़े जो एनिमल प्रोडक्ट्स हम जिनको कहते हैं, उसके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं। तो उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या रिप्लेसमेंट है, इस बारे में डॉक्यूमेंट्री थोड़ा सा मौन मुझे लगी। हो सकता है आगे कभी फिर से इस विषय पर मोनिश काम करें और या कोई और भी काम करे, तो वो इसका जवाब अगर अपने अगले किसी उसमें देते हैं कि ये जो वेगनिज्म की धारा है, ये करीब करीब हमारे 160-70 करोड़ लोगों की पूरी दुनिया में जो रोजी रोटी एम्प्लॉयमेंट है उसको डीरेल करेगी, उसको खत्म करेगी। तो इतनी बड़ी संख्या में उनको कौन सा एम्प्लॉयमेंट फिर शिफ्टिंग होगी उनकी, अगर इस पर भी थोड़ी आगे बात की जाए तो ये और कंप्लीट मैं समझता हूँ रहेगी। क्योंकि मेरे से पहले जिन लोगों ने बोला है इस विषय में, वो बहुत डिटेल में बोल चुके हैं और बड़ी अच्छे से उन्होंने दुनिया देखी, इसलिए उनका अनुभव ज्यादा व्यापक है और लगभग सभी पॉइंट उन्होंने कवर कर लिए हैं। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ और मोनिश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसने बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, उपेंद्र ने कुछ नए प्रश्न खड़े किए हैं सर। इस फिल्म के संदेश में जो भाव निहित है, उसके साथ क्या चुनौतियां जुड़ी हुई हैं और क्या संभावनाएं निहित हैं। एक रचनाकार कहीं न कहीं प्रश्नों के साथ जूझता है, उद्वेलित होता है। तो उम्मीद करते हैं मोनिश जब अन्य विषयों पर इस तरह की फिल्म बनाएंगे तो उनके विविध पक्षों को ध्यान में रखते हुए उस फिल्म का निर्माण करेंगे। उपेंद्र शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मोनिश के इस जो उसने निर्माण किया है, काम किया है, इस पर अपनी कुछ टिप्पणियां और सुझाव दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब ये समय है जिसमें हमारे साथ कुछ ऐसे मित्र जुड़े हुए हैं जो अपना कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे। उस सत्र को संचालित करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए मैं एक बार पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर उषा साहनी को कि वे आगे की कार्रवाई को संचालित करें। Thank you so much, sir. Monish, you are fortunate and lucky. You did a very great job, and we have participants, like people are here to bless you. So one of my colleague, Dr. Lalita Sharma, is there who wants to bless you. I would request Dr. Lalita to please come over. Maybe you can switch on your video and bless this young mind. Hello, am I Yes, audible? you're audible. Yes, yes. Okay. First of all, I would like to congratulate Mohnish Swami for making such a wonderful documentary. The documentary begins with autobiographical note, but ends with the universal message of be a vegan. I don't know much about the technical aspects of the documentary making, but the title as well as the content is thought-provoking. And the narrative is spontaneous. It was really a very wonderful experience to watch such a documentary. And I would again congratulate Mohnish for creating a niche at such an early age. It is a proud moment for me personally, because being a Bhavanite and senior of my son Aditya Sharma, Mohnish is a senior to my son. So it's a proud moment for me because you are a Bhavanite, and my son just told me about you. And
So I pray to Almighty to bless you with more success in future, and my blessing and best wishes to you. And once again, I congratulate and wish you good luck. Here, I would also like to congratulate Dr. Usha Sahane and Bhanavat sir for providing platform through this lit web series to the budding writers, poets, and creative youth and filmmakers or documentary makers, just like Mohinish and Swastik. So, sir and Usha, both of you, matlab, you deserve a lot of congratulations. Thank you. Thank you once again for giving me the opportunity to express my feelings. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Lalita. Your ever smiling face and the positivity that you shower upon us, it's wonderful, charismatic as well. Dr. Lalita is one of the most sincere, colleague, participant, and a friend who is witnessing all the webinars. साथ में डॉक्टर अर्चना भारती को मैं मिस नहीं कर सकती हूँ. आपका सानिध्य हमें हमेशा ही मिलता रहता है. यदा कदा ही कोई ऐसा वेबिनार है जिसमें आपकी उपस्थिति नहीं हो पाती है, वो मैं समझ सकती हूँ. आपके कुछ व्यक्तिगत कार्य भी हो सकते हैं, बट अदरवाइज थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, टू यू ऑल्सो. और यदि आपके मन में कोई भाव हो इस छोटे से बच्चे के लिए, बिकॉज आई तो कैन सी दैट छोटा बच्चा फेस हियर, probably he's just equal to my son only. तो अगर कोई भी ऐसे हैं जो अपने भाव व्यक्त करना चाहें और इस नन्हे बालक को ब्लेस करना चाहें, तो मैं आमंत्रित करती हूँ. चैट बॉक्स में लिखें या अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके आप बता सकते हैं. ओके, आई कांट सी अभी कोई चैट बॉक्स में कुछ आया नहीं है, बट बेटा बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं चैट बॉक्स में. बहुत सारे लोग लिखते भी रहे हैं नॉन स्टॉप. अविनाश त्रिपाठी जी हैं यहाँ पर. मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन दो अविनाश त्रिपाठी जी हैं हमारे. एक तो हमारे वक्ता ही थे जो हमारे साथ अविनाश जुड़ने जी वाले को थे. प्रॉब्लम आ रही है, वो नेटवर्क की इशू है उनके एरिया में, तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो. बात हो गई मेरी, तो यदि वो जुड़ पाएंगे तो अपने को कॉल कर लेंगे. आप और भी कोई हो तो ठीक है. मैं अब ये जरूर चाहूंगी कि इस सुअवसर पर मोहनीश के पिताजी, मोहनीश के पापा महेश स्वामी जी जरूर अपनी बात रखें, क्योंकि बिल्कुल मैं कनेक्ट कर सकती हूँ उनकी भावनाओं को अपनी भावनाओं के साथ जब स्वास्तिक ने अपनी पहली नॉवेल लिखी. तो महेश जी, आपका स्वागत है. जी, थैंक यू सो मच मैम. आपके इस वेबलिट मंच के बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से युवाओं को आप मौका देके उनको प्रेरित कर रहे हैं, और सब ने जिस खुले दिल से मोहनीश को आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत भावुक हूं. मेरे लिए एक पेरेंट के तौर पे और एक कलाकार के तौर पे आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन सरोकारों के साथ मैंने जीवन जिया है, उन सरोकारों को मेरा बेटा आगे बढ़ाने के लिए आज पूरी तरह से तैयार नजर आया है. तो बस मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा. आप लोगों ने जो प्यार लुटाया है और जो इसको प्रेरित करने के लिए जो वर्ड्स बोले हैं, वो मेरे लिए दुर्लभ है. मेरे लिए, स्वयं के लिए और मेरे बेटे को लगातार प्रेरित करते रहेंगे, और हम कुछ बेहतर समाज को दे पाएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूं. थैंक यू सो मच. थैंक यू महेश जी. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड आपके मन की जो उथल पुथल है इस वक्त, और ज्यादा समय अगर आप बोलते तो शायद आपकी आंखें अश्रुपूरित भी हो सकती थी. मैं उस चीज को रिलेट कर सकती हूँ. मोहनीश, it's a beautiful task that you have done, and before we come to the end, वैसे तो there is never an end. Whenever we go for an end, there is always a beautiful beginning, right? So we are fortunate and we are thankful to all the people, all the eminent speakers, those who came on this platform and blessed this young mind, Mohnish. ओम थानवी जी ने जो भी कुछ कहा, उनका एक जो सबसे मेन पॉइंट जो मैंने अपने दिमाग में रखा वो ये कि क्रिटिकल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट. यस, वो तो आजकल के बच्चे तो बिल्कुल अच्छे से समझते हैं. दे ऑलवेज वेलकम फॉर द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस. सो आई नो दैट यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इन योर माइंड एंड यू विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट. और बढ़िया तो आप कर ही रहे हो, कोई शक नहीं है.
केजी सुरेश जी हमारे साथ रहे इतने बिजी सारे शेड्यूल के बावजूद भी, जैसा प्रोफेसर भानावत ने भी कहा, और उनके स्टेटमेंट से निकाल के उन्होंने ये बात कही, एक्टिविस्ट नहीं फैक्टिविस्ट। तो वो तो अगेन दिस यूथ इज सो मच क्लियर with the concept of the facts. So I congratulate you for that कि yes you have brought all the facts. दुर्गा प्रसाद जी जो एक उम्दा साहित्यकार हैं, और जहां ट्रांसलेशन की बात आती है वो एक आसान काम नहीं है। उससे आप सीधे सीधे किसी भाषा में किसी बात को लिखते हैं वो बेहद आसान है इन कंपैरिजन टू मेकिंग ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ समथिंग, बिकॉज देन एक भाषा से दूसरे भाषा में भावों का जो बदलाव आता है वो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यदि वो कर पा रहे हैं इस काम को, और उनके शब्दों में आप एक सेंसिबल, सेंसिटिव और डेडिकेटेड बालक हैं, तो इससे बड़ा ऑनर एक छोटे से नन्हे से बच्चे के लिए क्या होगा। सो ही हैज ब्लेस्ड यू दैट वे। और कुछ जो सजेशंस सब धीरे धीरे कुछ कुछ दे रहे हैं वो तो ऑब्वियस है बेटा, आएंगे और उनको पॉजिटिवली लीजिए, और पहले आज का दिन बस इसके साथ एंजॉय करिए कि आपने बढ़िया काम किया है और आप आगे करते रहेंगे। संगीता गुप्ता जी जो आपके पारिवारिक संबंधों में से भी हैं और एक आधिकारिक पोस्ट पर रही हैं, साथ में उन्होंने अपनी फिल्में भी बनाई, उन्होंने जिनका जिक्र किया, आपको ब्लेस भी किया, आपको सारी चीजों के लिए आपकी तारीफ भी की है और हौसला भी बढ़ाया है, और बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़े होकर आपके साथ बोला है कि बेटा जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो और करते चले जाओ। दैट वाज अ मार्वेलस थिंग being spoken from a guardian, from a close relative and known of yours. हम थोड़ा सा टेक्निकल असुविधाओं की वजह से अविनाश जी को नहीं सुन पाए, लेकिन चूंकि वो हमारे साथ पिछले वेबिनार में जुड़े हुए थे और मुझे पूरी आशा थी कि उनके भी आशीर्वाद अगर आपको मिल पाते तो और भी सुंदर हो पाता। और वो भी अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और उनके ना जुड़ने के बावजूद उनके आशीर्वाद आप तक हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे वेबिनार के टाइम हम लोगों से संपर्क बनाए रखा है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई कैन गेट कनेक्टेड, बट समहाउ वी कुडंट मैनेज दैट। उपेंद्र शर्मा जी, जैसा कि प्रोफेसर भानावत ने बताया कि वो आपके शिक्षक भी रहे हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने भी बताई आपके डॉक्यूमेंट्री के बारे में। एवरीथिंग व्हाटएवर हैज बीन स्पोकन बाय ऑल द स्पीकर्स इज वंडरफुल, अप्रिशिएबल, एक्सेप्टेबल। और मेरी तरफ से, मैं अपने और भानावत सर की तरफ से इतना बोलना चाहूंगी इस लिट वेब सीरीज के तरफ से कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो हमेशा 100% होता है, ये मेरा मानना है। तो जो आपने किया है वो सर्वोत्तम है अभी के लिए। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि क्या सुझाव आए, क्या ऐसी चीज आई जो आपको थोड़ा विचलित करने वाली हो सकती है। उस अभी फिलहाल शांत रहिए, खुश रहिए। पहले इसको, इस जो आपने मोमेंट लाया है अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करके, उसको पहले बढ़िया करके सेलिब्रेट कर लीजिए। यू एंजॉय इट, यू नो, एंड फील दैट यस अभी एट प्रेजेंट यू आर द बेस्ट। सो गुड लक विद दैट। और डेफिनेटली चाहूंगी कि मोहनीश, इतनी मेहनत करने के बाद पूरा पूरा हक आपका बनता है कि ये मंच आपको सौंपा जाए और आप अपने दिल की बात कहें। आप मंच संभालिए और अपने जो आपके दिल में हो सब कुछ साझा करिए। थैंक यू सो मच। टू बी ऑनेस्ट अभी मैं काफी स्पीचलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं डिजर्विंग वो भी इतना कुछ, इतना अटेंशन और इतनी अप्रिसिएशन के लिए। बट देन अगेन मैं खुद से आगे वीगनिज्म के कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। अगर ये पॉसिबल हुआ है तो इसमें मेरा इतना बड़ा हाथ नहीं है। वो बस मैं काफी डेडिकेटेड था इस टॉपिक को लेके, और मैंने काफी इंटीग्रिटी के साथ में इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था। और बहुत 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 बड़ा मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे बीच में जब लोग मेरे लिए कुछ 2-3 ओम थानवी सर और सब ने जो भी कुछ बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो रखे थे और मेरा दिल बहुत जोर से पाउंड कर रहा था। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा सबको जो यहाँ प्रेजेंट है, जिन्होंने पूरे सेशन को अटेंड किया है, बहुत सारी विशेष दी हैं। उसके अलावा केवल 2 या 3 चीजों के ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा, जो क्रिटिसिज्म या फिर सजेशंस जो आए थे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि सर ने कहा था कि एक सेकेंड, उपेंद्र सर ने कहा था कि ये बहुत ही मुश्किल होगा कि अगर हम एक संत बन जाए और किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम ना करे, और अगर दुनिया उस तरफ लीड करे, क्योंकि ऑलरेडी 90% पॉपुलेशन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। मेरे को लगता है कि जब आप अपने माइंड के अंदर ये वर्ड बोल देते हैं कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है या फिर ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो आप ऑलरेडी खुद को कन्विंस कर चुके हैं कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको अचीव करना हमारे बियॉन्ड है।
क्योंकि जब मैं मेरे को 9 महीने या 10 महीने हुए अभी वीगनिज्म फॉलो करते हुए, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आपको सच्चाई पता होती है, जब आपको फैक्ट्स पता होते हैं, तो आप केवल खुद की माइंडसेट और आपकी खुद की वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। आज अगर मैं वापस से अपने टेस्ट के लिए या किसी और फैक्टर से वापस मिल्क पीना शुरू कर दूंगा, वापस से मैं अपना कुछ भी अपनी वैल्यूज से हट जाऊंगा, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। ये मेरे लिए काफी आसान है। तो मेरे को लगता है सबसे पहले वो दिमाग से हटाना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो है मुश्किल है, मतलब या हमारे हाथ से दूर है। और दूसरा, उन्होंने जॉब्स की बात करी थी, जो मैं अपने डॉक्यूमेंट्री में मैंने उसके बारे में बात नहीं की। मेरा मानना ये है कि आज से 500 साल 600 साल पहले भी स्लेवरी यूएसए के अंदर लीगल थी। लोग स्लेवरी कराते थे, उसको उन्होंने बिजनेस बना रखा था। जिनका रंग काला है उनको बिजनेस के तौर पे, स्लेव के तौर पे यूज करके हम पैसा बना रहे थे। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि क्योंकि हम एनिमल्स का एक्सप्लॉइट करके पैसा बना रहे हैं तो उसका क्या होगा। क्योंकि अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की भी बात करें, तो चाहे वो कोई से भी डेयरी को छोड़ के कोई और मिल्क हो गया, जैसे कि आलमंड मिल्क, सोया मिल्क या किसी भी और तरह का मिल्क हो गया, उसकी जरूरत डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल होता है। तो अगर वहां से डिमांड कम हो जाएगी और अगर इन चीजों की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो है सेक्टर पूरा शिफ्ट होके वीगन प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाएगा। और मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि भाई जहां पर अवेलेबल नहीं है या फिर जहां पर मजबूरी है लोगों की इन सब चीजों को खाना, वहां की बात नहीं हो रही है। हाँ, हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम लोग दूसरों की ओर पॉइंट कर देते हैं वॉट अबाउटिज्म करके, कि वहां पर ऐसा है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तो वहां पर नहीं रह रहे हैं ना, आपके पास सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, आपके पास वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप दूसरों की तरफ पॉइंट करने के बजाय खुद पहले क्यों नहीं उसको एक्सपीरियंस करते। सेकेंडली, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, जरूर मैं मानता हूँ कि 70 मिनट्स लॉन्ग जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसका जो ड्यूरेशन है वो शायद थोड़ा सा ज्यादा है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे कि संगीता मैम ने बोला कि ये जो चीज मैंने इसमें समझाई है, वो कुछ ऐसा है कि जो लोग 20, 30, 40, 50 साल से जिस चीज को वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो उनको बोला गया है कि आप दूध पीते हैं तो दूध आपकी बोन्स के लिए अच्छा है, घी आपकी सेहत के लिए अच्छा है, उसको अगर कोई 5 या 10 मिनट की वीडियो देख के ये देखे कि ये बोल रहा है, ये 20 साल का लड़का बोल रहा है कि दूध और घी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी इम्पैक्ट होगा। क्योंकि तो मुझे वो 70 मिनट की सच में जरूरत थी एक इंसान की साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए, और उसके हर एक बिलीफ को क्वेश्चन करने पे मजबूर करने के लिए, हर एक फैक्ट के साथ में। और एक लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी क्रिटिसिज्म तो मैं नहीं कहूंगा, क्रिटिसिज्म तो ऐसा कोई आया नहीं था, बस कुछ सजेशंस जरूर थे कि मैंने उस हर सजेशन का जवाब एक्चुअली मैं अपनी 70 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के अंदर केवल वो जो एक जॉब का एस्पेक्ट है उसको छोड़ के आपके हर एक सवाल का जवाब मेरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर है। और शायद आप वो 70 मिनट की डॉक्यूमेंट्री कहीं ना कहीं मिस कर गए हो या पूरी ना देख पाए या कुछ भी, तो मैं ये आपको पूरा अश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपके हर एक सवाल का जवाब ऑलरेडी मैंने उस 70 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में डाल रखा है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली वो जो एक जॉब वाला एस्पेक्ट है वो उस पर जरूर मैं एक अलग से वीडियो या फिर कुछ बना के पेश करूंगा। अभी सच में मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने इतना कुछ सुना और वो इतना कुछ मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ अभी। और जैसा मैंने कहा कि मैं ये खुद के ऊपर बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ कि ये मेरे लिए हुआ है या फिर मैं इसको डिजर्व करता हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वीगनिज्म, इससे लोगों को इंट्रोडक्शन हुआ है और लोग वीगनिज्म के लिए अवेयर होकर उसके बारे में थोड़ा सोचने लग रहे हैं। तो ये मैं खुद पर बिल्कुल नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज हुई है मेरे लिए। वो केवल एक वीगनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक पहुंच पाया है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं नहीं जानता कि मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं आप सभी का कि मुझे इस मंच पर आपने सराहा, इतना सारा प्यार दिया और इतना कुछ बोला। और मेरे ख्याल से इतना ही काफी होगा। Very good, Monish. That's intellectual that you gave the, thoughtful reply to few of the statements being made here from this platform. And definitely, if you do something, you should have the data, you should have the facts, as Professor Suresh also told, to clarify what you have done. So wonderfully talked about. And achievement to mano बच्चे, जब अचीवमेंट नहीं मानोगे तो आगे के लिए लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये एक अचीवमेंट है, इसको स्वीकार करो और खुश हो और सेलिब्रेट करो। और इसी के साथ
because now the entire session has got, at a stage. Now we are at a stage where we need to put in closing remark to this. Professor Bhanawat, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे की कार्यवाही के लिए। चलिए, आज का जो क्षण है मुझे लगता है हम सभी के लिए महत्वपूर्ण, और विशेषकर पिता पुत्र महेश स्वामी और मोनीश स्वामी, इनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और भावुकता होना, महेश जी ने जिस तरह से भावुक हुए, वैसे इतना भावुक मैंने पहली बार देखा है। मैं शायद इनके साथ 94 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे न जाने कितने आए, मुझे भावुक होते हुए बहुत सारे फोटो और वीडियो इन्होंने खींचे हैं, लेकिन आज पहली बार इस मंच पर इतना भावुक इनको देखा है, और शायद ये स्वाभाविक भी है। और मोनीश ने कुछ अपनी चुनौतियों की चर्चा की कि वो जिस तरह से बात करना चाहते थे वो संभव नहीं था। मुझे लगता है कि जैसे जैसे अनुभव होगा, आप चीज़ों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको बात कहने की जो कला है, कैसे संक्षेप में बात कही जाए। एक ही विषय पर हम आधे घंटे भी बात कर सकते हैं और उसी विषय को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपको अनुभव होगा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में, तो आप और अधिक उसमें सिद्धस्त होंगे। इसलिए कहीं मन में किसी प्रकार का आप विचलित मत होइए कि ये नहीं हो सकता या उन प्रश्नों को उत्तर में नहीं दे पाया, क्योंकि ये पहली फिल्म थी। इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां आपके साथ हो सकती हैं, और अभी फिल्म पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गई है। अभी तक जो थे वो आपके परिचित और मित्र लोग थे। अभी जब फिल्म पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएगी तब बहुत सारे लोग उसके ऊपर अपने अपने ढंग से क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे। तो उससे मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि उसमें कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब के अंदर, तो मुझे लग रहा है उनको भी आप ध्यान से देखिए, और कहीं आपको आगे बढ़ते रहना है। तो जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि आलोचनाओं से घबराना नहीं है। बहुत पहले एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि कोई आप पर पत्थर मारता है तो ये आपके ऊपर है कि उन पत्थर से आप हिट होते हैं या उससे आप पुल बना लेते हैं। तो इस तरह की आलोचनाओं से भी आप अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखेंगे। और मैंने तो आपके पिताजी को 25 साल में देखा है, फोटोग्राफी के क्षेत्र में किस तरह से नए प्रतिमान वो कायम करते चले गए। तो आप भी उन्हीं पदचिन्हों पे, और एक नया रास्ता आपने खोला है। तो हम सभी की शुभकामनाएं, और मैं लिट वेब के अपने सभी सहभागियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये साल का अंतिम दौर में है, अब मात्र 3 दिन रह गए हैं, और अब आप सभी के लिए औपचारिक आधार प्रदर्शन के लिए फिर उषा साहनी को बुला रहा हूँ। डॉक्टर उषा। Thank you so much, sir. I probably think that I have already thanked each and every person by quoting all these statements being spoken by them here on this platform. So once again, really, really thankful and grateful to each speaker, inclusive of Om Tanvi ji, KG Suresh ji, ma'am, all the speakers here, Mahesh Swami ji and Durga Prasad ji, अविनाश त्रिपाठी जी जो नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने जो भी पूरा प्रयास किया इस 2 घंटे के दौरान, उसके लिए उनका आभार। साथ में उपेंद्र शर्मा जी और ये नन्हे बालक मोहनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया काम किया और हम लोग भी खुश हैं कि इस मंच पे आप हमारे साथ जुड़े। So thanks a lot to each person whosoever has been here with us, along with Dr. Lalita, Dr. Archana Bharti, Chaitanya Rupani, बहुत सारे नाम मैं यहाँ देख पा रही हूँ। Suresh Gaur ji, special thanks to him as he is always witnessing our webinars. वो कोई भी webinar हो वो जरूर हमारे साथ जुड़ते हैं। और अल्पना जैन, मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ, but this is there in the chat box, but I thank each and every person, inclusive of the stalwart of this webinar series, Professor Bhanawat, जिनके वजह से ये सब चीजें मुमकिन हो पा रही हैं। और definitely we are looking forward for number of webinars in the same series। और कोई भी हो जो इस तरह का कोई अचीवमेंट लेकर आते हैं, हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ें, और definitely we'll come up with putting across new webinars so that people can come to know about the achievements of the youth, maybe और भी कोई बड़े हो तो भी और छोटे बच्चे हो तो भी। So it was all. Thank you so much. Signing off, Dr. Usha Sahani. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am. Thank you.